यह अंतिम दिनों का 5वां वर्ष है और प्रत्येक बेस में पर्यावरण धीरे धीरे बेहतर हुआ है। गुआंगमिंग बेस में एक भूमिगत अनुसंधान संस्थान के अस्तित्व के कारण पहला मीठे पानी का विकास उपकरण दिखाई दिया, जिससे बेस में आम लोगों को रहने की अनुमति मिली। इसमें बहुत सुधार हुआ है। यह अब पहले जैसा नहीं है। आम लोगों को लार टपकाने में भी मुश्किल होती है। हालांकि अंतिम दिनों में जीवित रहने के लिए सबसे कठिन लोग सामान्य लोग हैं। यदि वे उनके द्वारा आशीर्वाद नहीं पा सकते हैं तो उनमें से अधिकांश धीरे धीरे विस्थापन के जीवन में मर जाएंगे, और उनमें से कुछ अच्छी क्षमता वाले लोगों को जीवित रहने के अवसरों के बदले में श्रम का भुगतान करने के लिए प्रमुख ताकतों द्वारा भर्ती किया जाता है। गुआंगमिंग बेस में एक भाड़े का संघ है। यहाँ आप बेस द्वारा जारी किए गए कई कार्य कर सकते हैं। उनमें से अधिकांश छोटे भाड़े के रेजिमेंट हैं। वे आगे बढ़ने के लिए कुछ नाभिकों का आदान प्रदान करते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें आम लोगों को करने की आवश्यकता होती है, लेकिन ये कार्य या तो बहुत मांगे जाते हैं या कोई भी उन्हें करने की हिम्मत नहीं करता है। सबसे ज्यादा मांग वाले काम अच्छे होते हैं और ज्यादा खतरनाक नहीं होते। बेशक कोई भी ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं करता जो 90% समय में जान ले, लेकिन कभी कभी ऐसे बहुत कम आम लोग होंगे जो जीवन से सताए जाते हैं। अगर आप इससे छुटकारा पा लेते हैं तो आप बेस में 3 प्रमुख ताकतों में से एक को शामिल कर सकते हैं और तब से एक स्थिर जीवन जी सकते हैं। बेशक इनमें से कुछ भी एंजेला को समझ में नहीं आया। वो लॉलीपॉप और लिन किंग को गढ़ के बाहर ले गया। काली बिल्ली की पुतली ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं, हालांकि उसके दिमाग में कुछ मानव जीवन था, स्मृति, लेकिन वह स्मृति है। आखिरकार ये वास्तव में बिल्कुल अलग लगता है। लिन किंग ने एंजेलो को सीधे एक कोने में ले गया। उसने आगे की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। अलो, माल विनिमय के लिए बाजार तुम्हारे सामने है। तुम जाकर देख सकते हो। यह इतना बड़ा है कि तुम लंबे समय तक वहां जा सकते हो, लेकिन बहुत दूर मत जाओ और तुम बाजार के दाईं ओर नहीं जा सकते, तुम्हें पता है। एंजेलो ने लिन किंग के दोबारा बोलने का इंतजार किए बिना सिर हिलाया और खुद ही वहां से चला गया। लिन किंग अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका चेहरा डूब गया और फिर एक शातिर मुस्कान उभरी। वह एंजेलो को खास तौर पर यहाँ लाया था। ब्राइट बेस में वास्तव में एक विशेष व्यापारिक सड़क है। यहाँ आप अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज के लिए उन्नत क्रिस्टल नाभिक का आदान प्रदान कर सकते हैं। कुछ लोग जिनके पास शक्ति है लेकिन वे भाड़े की रेजिमेंट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं, या कुछ छोटे व्यक्तिगत नौकर हैं। कोर अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। दुर्लभ वस्तुएं जो बाहर निकली हैं क्रिस्टल नाभिक के बदले में यहाँ आती हैं। कुछ साधारण लोग भी हैं जो अपने श्रम का उपयोग उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए करते हैं जो उनके लिए अधिक उपयुक्त हैं। लेकिन बाजार के अंत में इसका उपयोग देह व्यापार के लिए किया जाता है, जहां कई छोटे और लंबे दिखने वाले पुरुष और महिलाएं हैं जो थोड़े से राशन के बदले में जीवित रहने के लिए अपना शरीर बेचते हैं। और बाजार के दाईं ओर यह एक एक्सचेंज है जो कुछ कीमती वस्तुओं से निपटता है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो शानदार दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि एंजेलो निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय होगा। लिन किंग का एंजेलो को यहाँ लाने का मुख्य उद्देश्य जाहिर है यह है कि उसे उम्मीद है कि यहाँ उसका कोई एक्सीडेंट होगा। बिना योग्यता वाला एक साधारण व्यक्ति, अगर ऐसी जगह पर कोई दुर्घटना होती है, भले ही वह गांव ही क्यों न हो, यह नहीं कहा जा सकता कि यह उसकी गलती है। आखिरकार उसने युवक को अच्छी तरह से समझाया है कि वह मेले के पीछे और दाईं ओर नहीं जा सकता। जब युवक एक कोने में मुड़ा और आखिरकार दृष्टि के क्षेत्र में गायब हो गया तो लिन किंग आखिरकार मुस्कुराया। वह मुड़ा और धीरे धीरे गढ़ की ओर वापस चला गया। लिन किंग के पास एक रहस्य था जो किसी ने उसे नहीं बताया था, लेकिन वह इस दुनिया में एक व्यक्ति नहीं था, यह एक समानांतर अंतरिक्ष समय से आया था। ये दुनिया एक किताब की दुनिया है और वह दुनिया की पूरी दिशा जानता है। उस समय लिन किंग इस किताब का दीवाना था, क्योंकि इस किताब में उसके जैसे ही नाम वाला एक व्यक्ति है। एक अदृश्य सहयोगी के रूप में वह उस सामान्य दुनिया में दूसरों को बताने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए ये जानने के बाद कि वह लिन किंग के रूप में तैयार है, वह बहुत खुश था, क्योंकि लिन किंग का अंतिम गंतव्य गाओ शुओ था और गाओ शुओ को ये सबसे पहले पसंद आया। लिन किंग के अंतिम दिनों में गाओ शुओ ने आखिरकार एक साथ होने से पहले 10 साल तक लिन किंग का पीछा किया। गाओ शुओ की ताकत, गाओ शुओ की शीतलता और गाओ शुओ में सब कुछ उसे एक ट्रैवर्स के रूप में गहराई से मोहित कर देता है। मूल पुस्तक के प्रभाव के कारण वह पहले से ही गाओ शुओ को अपनी संपत्ति के रूप में मानता है। आखिरकार वह नायक है। इस दुनिया के भविष्य के बारे में सब कुछ जानना, एक भविष्यवक्ता जैसा अस्तित्व, यह उसके लिए पार करने का समय नहीं था। उस समय गाओ शुओ को लू जिनचेंग द्वारा धोखा दिया गया था। हालांकि वह अपनी अच्छी भावनाओं को साझा करने के लिए गाओ शुओ के साथ काम करना चाहता था, लेकिन अपनी दूसरी शक्ति को उजागर नहीं करना चाहता था। इसलिए उसे सन यांग से कहना पड़ा कि वे उन्हें गाओ शुओ के पास जाने दें। मूल पुस्तक में गाओ शुओ की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन शक्ति आगे नहीं बढ़ी, नहीं वह लोगों को वापस लाया। इसलिए जब उसने एंजेलो की उपस्थिति देखी तो वह बहुत रुग्ण था। मूल पुस्तक में एंजेलो कोल्ड नाइट मर्सिनरी कॉर्प्स में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन टैंगलोंग सोसाइटी का दूसरा नेता एक बहुत ही ठंडा और शक्तिशाली युवक था। उन वर्षों में यह अंतिम दिनों में 10 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गया।
अब एंजेला अचानक कोल्ड नाइट मर्सिनरी कॉर्प्स में दिखाई दिया। लिन किंग को नहीं पता था कि क्या गलत हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि उसके प्रकट होने से कुछ तितली प्रभाव पैदा हुए होंगे, जिसके कारण एंजेला के पास न केवल कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि उसने अपनी सुनहरी उंगली की अंगूठी भी खो दी। आपको पता होना चाहिए कि उस अंगूठी की वजह से एंजेला की बिजली की क्षमता और अंतरिक्ष क्षमता खुल गई थी। चूंकि एंजेला के पास कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए उसे इस चर को हल करना था ताकि उसकी हरम योजना प्रभावित न हो। ये सोचते हुए लिन किंग गर्व से मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। भविष्य में शीर्ष 10 में से एक के बारे में क्या? यह वो चींटियां नहीं हैं जिन पर वह अभी काम कर रहा है। एंजेलो लिन किंग द्वारा बताई गई सड़क पर चल रहा था। मैंने सड़क के एक दोराहे पर एक चहल पहल वाली सड़क देखी। सड़क के दोनों ओर स्टॉल थे, उस पर ढेर सारी चीजें थीं। कुछ लोग जो घृणा से भरे हुए थे समय समय पर सड़क से गुजरते थे। हालांकि कुछ आम लोग भी थे जो खाद्य विनिमय बूथों पर घूमते थे। जैसे ही एंजेलो प्रकट हुआ, यह एक सुंदर परिदृश्य की तरह था जिसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। झुलसती आंखें उसके चारों ओर घूम गईं। एक लंबा आकर्षक युवक इस शोरगुल वाली गली में कदम दर कदम आगे बढ़ा। उसके शरीर का स्वभाव इस गली के साथ मेल नहीं खाता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई योगिनी दुनिया में भटक गई हो। उसकी खूबसूरत काली आंखें बच्चों जैसी थीं, अनजान और जिज्ञासु, समय समय पर स्टॉल पर इधर उधर झांकते हुए। उसने अपनी छोटी जीभ बाहर निकाली और उसे लॉलीपॉप पर चाटा। शायद उसके होठों पर चीनी के दाग थे। उसने अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और उसे चाटा। पीले लाल होठों पर तुरंत पानी की एक परत दिखाई दी, जिससे उसे ये दृश्य दिखाई दिया। सभी ने एक साथ लार टपकाई। हालांकि जब उन्होंने युवा लोगों को साफ और साफ सुथरे कपड़ों में देखा, तो उन्होंने सभी को युवा लोगों को क्षमताओं के स्वामी के रूप में स्थान दिया। इसलिए किसी ने भी बोलने या अभिनय करने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर तक देखने के बाद एंजेलू ने अपना ध्यान एक स्टॉल की ओर लगाया। यह एक काले रंग का लोहे का ब्लॉक था। मैं यह नहीं देख पाया कि यह किस चीज से बना है, और किसी तरह एंजेलू को लगा कि इस चीज का उससे कुछ लेना देना है। ऐसा लगता है कि जब तक आपको कुछ मिलता है, तब तक आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। उसने पलकें झपकाईं। ये समझ में नहीं आया कि उसके मन में यह विचार क्यों आया। जब स्टॉलमैन ने देखा कि एंजेलो उसकी चीजों को देख रहा था, तो उसने परिचय देना शुरू किया। यह एक दुर्लभ लौहयस्क है। ये सामग्री बहुत कठोर है और हथियार बनाने के लिए उपयुक्त है, और अपनी खुद की क्षमताओं का परिचय दे सकते हैं, लेकिन आग की क्षमताओं के लिए सबसे अच्छा संबंध है। भाई, किस तरह की क्षमताएं? यदि उपयुक्त हो तो इस लौहयस्क को खरीदें, हथियारों का पूर्ण मूल्य बनाएं। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, एंजेलू ने सच्चाई से उत्तर दिया। उसने हाथ बढ़ाकर लौहयस्क उठाया और उसे देखा। उसके मन में चल रही भावनाएं और भी स्पष्ट हो गईं। बिजली नहीं है, आदमी ने आश्चर्य से इसे दोहराया, और जैसे ही एंजेलो ने शब्द कहे, कई आंखें मनमाने ढंग से उस पर गिर गईं। लेकिन आम लोगों के शब्द निश्चित रूप से उच्च नहीं है। देखो, ये देखने के लिए कुछ भी नहीं है। कितना? एंजेलो ने उस आदमी की ओर देखा। क्या आप खरीदना चाहते हैं? वह व्यक्ति एक दयालु व्यक्ति है जिसने लाश को मारने का काम अकेले ही किया था। युवक को ये पूछते देख उसने सोचा कि वह सिर्फ उत्सुक है और इसे खरीदना चाहता है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ये चीज़ आम लोगों के काम की नहीं है। आप अपने मालिक से अपने लिए हथियार बनाने के लिए कह सकते हैं, और उन्हें रखने से आपको ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। मुझे ये बहुत पसंद है। वैसे, लिन किंग ने कहा कि खरीदारी के लिए क्रिस्टल नाभिक की आवश्यकता होती है। एंजेलो ने अचानक भाव दिखाया, और उसने अपनी जेब से एक क्रिस्टल नाभिक निकाला, उसे उस आदमी को सौंप दिया, और पूछा, क्या ये पर्याप्त है? आदमी ने एंजेला के हाथों में क्रिस्टल नाभिक को घूर कर देखा। कई क्रिस्टल नाभिक चुपचाप युवक के हाथों में पड़े थे। उनमें से एक तीसरे क्रम का जल क्रिस्टल नाभिक था। अन्य दूसरे क्रम के क्रिस्टल थे, जिस पर मास्टर जिन की इतनी बड़ी लिखावट थी, और उन्होंने क्रिस्टल नाभिक को एक साधारण व्यक्ति को दे दिया। लेकिन वह युवक की इतनी शानदार उपस्थिति देखकर राहत महसूस कर रहा था। यह निश्चित है कि युवक वास्तव में चाहता था कि वह कहे, 5 द्वितीय क्रम नाभिक इस अयस्क का आदान प्रदान कर सकते हैं। एंजेलू ने अपने हाथ में क्रिस्टल नाभिक को देखा, ठीक 5, और क्रिस्टल नाभिक को आदमी के हाथ में धकेल दिया, और फिर अयस्क के साथ चला गया। लेकिन उसे आदमी ने रोक दिया। वह संदेह में पीछे मुड़ा, और काली बिल्ली की पुतली सीधी थी। आदमी को देखते हुए वह आदमी एंजेलू द्वारा देखे जाने से शर्मिंदा था। उसने खांसते हुए उस आदमी को इतना सुंदर होने के लिए डांटा, और वह लगभग भ्रमित भी हो गया। उसने उनमें से एक की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तीसरे क्रम का नाभिक तुमने इस चीज के लिए खो दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास तो वैसे भी बहुत कुछ है। एंजेलू जाने वाला था। उसकी नज़र उस आदमी के बूट पर रखी एक किताब पर पड़ी। शायद कवर पर रंगीन कवर ने उसे आकर्षित किया था। एंजेलू ने किताब उठाई और उस पर नज़र डाली। किताब में कुछ बड़े अक्षर लिखे थे, थिक ब्लैक स्टडीज, और कुछ पन्ने पलटने के बाद मुझे ये बहुत दिलचस्प लगी, इसलिए मैंने पूछा, क्या आपके पास अभी भी यह किताब है? ओह, मेरे परिवार के पास सभी प्रकार की बहुत सारी किताबें हैं, आदमी ने कहा। एंजेलो ने अपनी आंखें चमकाते हुए युवक से कहा, अपनी सारी किताबें मुझे बेच दो, मैं उन्हें कल ले लूंगा। क्रिस्टल कोर कोई समस्या नहीं है। ठीक है।
आदमी ने थोड़ी देर बाद सिर हिलाया और अपनी किताबें छांटने के लिए अपनी किताबें समेटने ही वाला था। अचानक कई लोगों ने युवक को नापसंदगी से देखा और फिर याद दिलाया, तुम बस थोड़ा पीछे चले जाओ, यहाँ सुरक्षित नहीं है। एंजेलू ने सिर हिलाया। उस आदमी को लगा कि उसने सुन लिया है। वह पलटा और चला गया। एंजेलू आगे बढ़ता रहा, जो वह चाहता था उसे खोजता रहा, अपने आसपास की गंदी आंखों पर ध्यान दिए बिना। जब वह एक चौराहे पर पहुंचा तो एक शराबी और नशे में धुत आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसके साथ एक वेश्या भी थी। उसने मुस्कुराते हुए एंजेलू से कहा, मेरे पास तुम्हें बेचने के लिए कुछ अच्छा है, इसे देखने के लिए मेरे पीछे पीछे क्यों नहीं आते। एंजेलू ने सिर हिलाया और उस आदमी के पीछे सड़क के पीछे की ओर चल दिया। जो लोग अपनी दुकानें लगाए हुए थे उन्होंने ये दृश्य देखकर सिर हिलाया। कुछ लोग थे जो उन्हें मुंह खोलने पर याद दिलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुंह खोला लेकिन बंद कर लिया। डर। वो गली के पीछे कोने में चला गया और जैसे ही वो आगे बढ़ा, कोने के टॉवर में दो बड़े मोटे आदमी थे और उसने इस आदमी के साथ एंजेलू को कुशलता से घेर लिया। यह इस गली में एक अपराधी लग रहा था। बड़े लोगों में से एक ने एंजेलो को देखा और उसका चेहरा तुरंत लालच से भर गया और यहाँ तक कि लार भी निकल आई। यह आश्चर्यजनक है, तुम कहाँ से आए हो? हाँ, इस रंग से आप बहुत सारे क्रिस्टल नाभिक बदल सकते हैं, जो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। वो सड़क पर साथ साथ आया, लेकिन उसने बिना शक्ति के अकेले दौड़ने की हिम्मत की। यह मेरे द्वारा पूरा नहीं किया गया था। आदमी हंसा और शराब का उसका शरीर लगभग एंजेलो पर छिड़का। एंजेलो एक कदम पीछे हट गया। आदमी ने उसे वापस देखा, ये सोचकर कि वह डर गया था और भी अधिक खुजली कर रहा था। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए वह दुष्टता से मुस्कुराई, सुंदरता, तुम पर देखो, ठीक चमड़ी और कोमल मांस। जब तक आप आज्ञाकारी रूप से पालन करते हैं, हम आज दयालु होंगे और आपको दाईं और काले बाजार में नहीं बेचेंगे। आओ और आओ, पहले भाइयों को कुछ पैसे उधार दो। पैसे उधार दोगे? एंजेलो ने अपना सिर झुकाया और गंभीरता से सोचा, फिर गंभीरता से कहा, आप मुझसे पैसे उधार लेने वाले पहले व्यक्ति हैं। क्या आपको पैसे उधार लेने पर प्रतिबंध नहीं लिखना चाहिए? अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि क्या करना है। ये सच है कि उधार के पैसे लिखित रूप में दिए जाने चाहिए। आप रुकिए। अरे लड़के, आपको कम लहसुन होने का दिखावा करना चाहिए। मैं यहाँ लूटने और नाभिक सौंपने आया हूँ। बूढ़ा काला आदमी इतना गुस्से में था कि उसने एंजेला के सुंदर चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। पीछे बैठे दो बड़े आदमियों ने देखा कि वह हरकत में था और दौड़कर ऊपर आए और चिल्लाए, भाई मत भूलना, इतना बढ़िया उत्पाद मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अंतिम दिनों में मैं अभी भी इसका आनंद ले सकता हूँ। हालांकि तीनों की चाल तेज है, लेकिन एंजेला कहाँ तेज है। वह बस अपनी इच्छा से दो कदम पीछे हट गया और नमकीन सुअर के पंजे को बाहर निकाल दिया। उसने आगे बढ़कर अपनी ठोड़ी को छुआ, पलकें झपकाईं और तीनों को देखा और अज्ञानता से कहा, ये डकैती निकली। मुझे सोचने दो, डकैती क्या है? दिमाग में कुछ तस्वीरें कौंधीं और उन फिल्मों को जो उन्हें मिलाने से पहले बेस के बाहर देखी गई थीं। एंजेलो के चेहरे पर एक स्तब्ध अभिव्यक्ति चमक उठी, उनकी ओर इशारा करते हुए, ये पता चला है कि आप चीजों को हड़पना चाहते हैं। कुछ शुरुआती टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए? सामने खड़े युवक को देखकर न केवल उसने डरी हुई मुद्रा नहीं दिखाई, बल्कि एक बच्चे जैसी मासूमियत दिखाई। काले और बूढ़े तीनों ठिठक गए और फिर हंसे। छोटा सफेद खरगोश कहाँ है? चलो घर से बाहर निकलें। यह निश्चित रूप से एक नवजात खरगोश है। हम धन्य हैं। उसने सीधे तौर पर उन तीनों की हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया जो एंजेला ने अभी अभी दिखाई थीं, लेकिन गलती से यह संयोग था कि वह आगे बढ़ा और युवक की कमर को गले लगाना चाहता था। उनकी राय में वह एक दूसरे क्रम की क्षमता है। एक साधारण व्यक्ति को पैक करना एक साइड डिश है। एक डिस्क, कौन जानता है कि यह एक हवा है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक बहुत बड़ा बल सीधे उसके पैर के मोड़ पर लगा। तीसरा अश्वेत व्यक्ति अस्थिर था और उसने खुद को एक धमाके के साथ जमीन पर फेंक दिया और दुख से चीख निकला। उस विशाल बल ने उसके बाएं पैर की हड्डी भी तोड़ दी। एंजेलो तीसरे काले लड़के के पीछे खड़ा था, एक पैर से उसकी पीठ पर कदम रख रहा था, लेकिन एक भारी वजन की तरह प्रतीत होने वाली आकस्मिक लात ने काले तीसरे लड़के को सीधे जमीन पर गिरा दिया और वह दर्द में था। चीखने की ताकत खत्म हो गई थी और अन्य दो बड़े लोगों ने एंजेलो को ऐसा हाथ दिखाते हुए देखा और उसकी पुतलियां अचानक से उड़ गईं। एक ने जल्दी से अपनी जेब से खंजर निकाला और बिजली की गति से एंजेलो की ओर वार किया। दूसरे ने अपनी मुट्ठी को धातु की चमक के साथ बंद किया और एंजेलो की छाती पर वार किया। एंजेलो ने लात मारी और खंजर वाले आदमी को उड़ा दिया। वह सड़क के कोने पर पेड़ से टकराया और जमीन पर गिर गया। विलाप करता हुआ वह बिल्कुल भी उठ नहीं सका। अपना दाहिना हाथ पकड़कर सोने की शक्ति को लहराया, मुट्ठी पकड़ो, इसे थोड़ा जोर से दबाओ। एक टूटी हुई हड्डी की आवाज सुनाई दी। सोने की शक्ति चिल्लाई और मुट्ठी को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन इसे बिल्कुल भी खींच नहीं सका। उसने हिम्मत से विनती की और विनती की, ये भाई नहीं, ये बड़ा भाई, हमारे भाई को नहीं पता था कि ताइशान ने आपको नाराज कर दिया। कृपया हमें वयस्कों को बहुत जाने दें। काले तीसरे आदमी ने आखिरकार हौंफते हुए कहा, लेकिन उसका एक पैर अभी भी उसकी पीठ पर था और उसमें पलटने की भी ताकत नहीं थी।
उसने दया की भीख मांगी। हमारा इरादा तुम्हें अपमानित करने का नहीं था। मुझे पता था कि तुम इतने शक्तिशाली हो। मैं पागल था। तुम्हारे साथ खिलवाड़ करूंगा। कौन सा कमीना कहता है कि उसमें योग्यता नहीं है? अगर तुम ऐसा नहीं कहोगे तो हम तुम्हें परेशान करेंगे। धिक्कार है। क्या आजकल के मालिक इतने दिखावटी हैं? हालांकि एंजेलो को उसके दिल में डांटा गया था, लेकिन उन्होंने जाहिर तौर पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। एंजेलू चुप रही और कुछ नहीं बोली। जब तीनों को लगा कि वे यहाँ स्पष्टीकरण देने वाले हैं, तो एंजेलू ने आखिरकार बोल दिया, लूट की प्रस्तावना में क्या लिखा था? क्या यह वही सड़क है जो मैंने बनाई है? जल्दी से बताओ। काले बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा, यह वह रास्ता है जिस पर मैं गाड़ी चलाऊंगा, और यह पेड़ मैं लगाऊंगा। अगर मैं सड़क पार करना चाहूंगा तो मैं इसे खरीदने के लिए पैसे छोड़ दूंगा। हाँ, यही बात है। जिस तरह से तुम लूट रहे हो वह बहुत ही गैर पेशेवर है। एंजेलू नीचे बैठ गया। उसने काले युवक के चेहरे पर थपथपाया। तुम्हारा हाव भाव उतना उग्र नहीं है। तुम मेरे जितने लंबे होने के लिए बहुत छोटे हो। इसके अलावा तुम दोनों के हाथ में जो हथियार है वह ज्यादा डरावना होना चाहिए, वरना कोई भी डरता नहीं है। न्यूरोसिस कहाँ से आता है? काले बूढ़े आदमी को केवल यह महसूस हुआ कि जैसे ही युवक बोलता है उसकी पीठ पर पैर रखने वाला पैर मजबूत हो जाता है, और उसने लगभग उसकी पसलियां तोड़ दीं। दुर्भाग्य से भगवान ने उसका दुख नहीं सुना। एंजेलो ने जमीन पर खंजर उठाया, तीनों चेहरों पर खोपड़ी का पैटर्न बनाया, और उनमें से एक की आंखों को सूज गया। मुझे नहीं पता कि आंखों का पैच कहाँ से उठाऊं और उसे ढंक दूं। आंखों पर, उसने आखिरकार संतोषजनक ढंग से कहा, अगर आप इसे देखते हैं तो ये थोड़ा लूटा हुआ है। काला तीसरा, वे सोचते हैं ये वास्तव में एक काला दिन है, क्योंकि युवा लोगों ने न केवल उन्हें प्रताड़ित किया, वे मूल रूप से चले गए, लेकिन अचानक वापस आ गए, उन्हें सीधे पेड़ पर लटका दिया, केवल एक शब्द छोड़ दिया, और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। चूंकि तुमने मेरे साथ गड़बड़ की है, इसलिए इसे एक रात के लिए पेड़ पर लटका दिया जाना चाहिए, अन्यथा मेरे पहले छोटे भाई की महिमा खत्म हो जाएगी। दूरी में ऊंची इमारत पर काली आंखों की एक जोड़ी ने इस दृश्य को दिलचस्पी से देखा। फैंग लिक्सुआन की आंखों में एक चंचल नजर चमक उठी। यह एक दिलचस्प व्यक्ति है। वह बहुत सुंदर लग रहा है। क्या यह वो व्यक्ति नहीं होगा जिसे गाओ शुओ वापस लाया था? वो भगवान में देख रहा था, और अचानक पेड़ के नीचे खड़े युवक का खोया हुआ ट्रैक पाया। उसके हाथ में लाइटर के साथ खेल रहा था, और अचानक कुछ बार हंसा। यह अंत समय वास्तव में अधिक से अधिक दिलचस्प हो रहा है। बस यह नहीं पता कि युवक क्या है। इतना गहरा छिपा हुआ है कि मैं इसे देख भी नहीं सकता। ये कहकर फैंग लिक्सुआन खिड़की से बाहर जाने ही वाला था। उसके चेहरे का बड़ा रूप उसकी आंखों के सामने आ गया। उसी समय एक लहराती हुई आवाज ने कहा, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम लूटना चाहते हो? फैंग लिक्सुआन ने खिड़की से उल्टे लटके युवक को शांति से देखा। वह कब आया? उसे वह मिला ही नहीं। जब युवक ने देखा कि वह कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसने खिड़की की चौखट पर हाथ रखा, खिड़की की चौखट पर धीरे से खड़ा हुआ, और कहा, चूंकि तुम मुझे लूटते नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें लूटना नहीं बताऊंगा। अलविदा। मान लीजिए। युवक सीधे तीसरी मंजिल से कूद गया, और फैंग लिक्सुआन की दृष्टि के क्षेत्र में गायब हो गया। यह आदमी यहाँ उकसाने के लिए आया है न? बेस में 3 प्रमुख बलों में से एक के बॉस के रूप में इस समय फैंग लिक्सुआन का छाया क्षेत्र। जब एंजेलो बाजार में वापस लौटी तो स्टॉल लगाने वाले लोग थोड़े हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युवा बाहर आ सकते हैं। आखिरकार सबसे कम उम्र के 3 लोग इस क्षेत्र में काफी मशहूर थे, और कई वंचित समूहों को नुकसान उठाना पड़ा था। बाजार में 2 चक्कर लगाने के बाद एंजेलो घर में वापस आ गया। अभी खाने का समय था। बेस में विशेष रसोइये थे। बनाए गए व्यंजन स्वाभाविक रूप से अप्रिय थे। जब उन्हें सूंघा गया तो वे सुगंधित महसूस हुए। कई लोग खाने की तैयारी कर रहे थे, और एंजेलो ने लोहे के अयस्क और किताबें मेज पर फेंक दी। लिन किंग को सीधे गाओ शुओ के बगल में खींच लिया, फिर कुर्सी पर बैठ गया और चमकते हुए कहा, मेरा मांस खाओ। लिन किंग ने अपने दांत पीस लिए और एंजेलो की तरफ देखा। उसका चेहरा लगभग काला पड़ गया था और पानी टपक रहा था। दुर्भाग्य से वेई मिंग्यांग के असंतोष के अलावा हर किसी ने कुछ नहीं कहा। उसे एक बड़ी मुस्कान का नाटक करना पड़ा और नीचे अंजी फर्स्ट में बैठना पड़ा। तुम वापस आते समय वाकई समय के पाबंद हो। मूल रूप से मैं तुम्हें खोजने के लिए किसी को भेजना चाहता था। गाओ शुओ ने युवक की मदद चावल का एक कटोरा और कुछ और सब्जियां लाकर की। प्लेट में मांस का सबसे बड़ा टुकड़ा भी युवक के कटोरे में रख दिया गया। फिर उसने पूछा, आज जब तुम बाहर गए तो तुमने क्या किया? क्या बाहर मौज मस्ती हो रही है? यह मजेदार है। एंजेलू की आंखें चमक उठीं, और आखिरकार उसे पेड़ पर लटकाने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति मिल गया। लेकिन वह मालिक को नहीं बता सकता था, क्योंकि मालिक ने उसे ऐसा करने नहीं दिया था। इसलिए एंजेलू ने कहा, मैंने कुछ लोगों को सिखाया है कि यह सही तरीके से कैसे किया जाता है। डकैती। डकैती। गाओ शुओ ने अप्रत्याशित रूप से युवक की ओर देखा। ये कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन युवक इतना नशे में है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। उसने आगे बढ़कर उसके बालों को छुआ। गाओ शुओ को लगा कि अब वह इस काम में और भी निपुण होता जा रहा है। आप खुश हैं, लेकिन मैंने जो 2 बातें कही हैं उन्हें भूलना नहीं चाहिए। एंजेलो ने सिर हिलाया और गाओ शुओ के शब्दों का जवाब नहीं दिया।
क्योंकि उसका मुंह पहले से ही भोजन से भरा था। उसका मुंह फूला हुआ था और उसके पास बात करने का समय नहीं था। जब भी वो कुछ ऐसा खाता था जो पहले नहीं खाया था और बहुत स्वादिष्ट था, तो काली बिल्ली की पुतली और भी उज्जवल हो जाती थी और हर तरफ खुशी का माहौल था। खाना खाने के बाद एंजेलो ने अपने आप सन यांग का कंप्यूटर जब्त कर लिया और उस पर एक फिल्म देखने लगा। सौभाग्य से सन यांग के पास एक से ज्यादा कंप्यूटर थे। उसने मेज पर रखा लौह-अयस्क उठाया और पूछा, तुम तेज लोहा लेकर वापस आए हो, तुम क्या कर रहे हो? एंजेलो दिलचस्पी से देख रहा था और उसने कभी नहीं कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे भी खरीदना चाहता हूँ। गाओ शुओ ने लौह-अयस्क लिया और देखा, ये लौह-अयस्क हथियार बनाने के लिए उपयुक्त है। आपके लिए अपने शरीर पर हथियार ले जाना बेहतर है, कठोरता खराब नहीं है। उसे युवक के लिए एक हथियार लाना था, या एक दिन वह लाश से लड़ेगा और एक शक्तिशाली लाश का सामना करेगा। जब युवक अचानक एक पसली ले लेगा तो वह क्या करेगा? उस समय वह किसी व्यक्ति की पसलियों या किसी चीज को कैसे समझाएगा? एक हथियार, ठीक है। तो तुम क्या चाहते हो? कंप्यूटर स्क्रीन पर बस एक तस्वीर थी। एंजेलो ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, इस तरह की। गाओ शुओ और सन यांग के पास एक ही समय में एक काली रेखा थी, कुछ लेजर तलवार की तरह। अगर केवल साधारण लोग वास्तव में लाश को मार सकते थे तो वो असहाय था और कहा, यह नहीं किया जा सकता है। इस बारे में क्या? एंजेलो ने तस्वीर बदली और ऊपर की चीजों की ओर इशारा किया। गाओ शुओ ने स्क्रीन पर 4 बड़ी उड़ती तलवारों को देखा, जिसमें 4 बड़े शब्द दिख रहे थे, 4 अमर तलवारें। लोग चिल्लाए, यहाँ तुम मेरी जिक्सियन तलवार संरचना में प्रवेश करने की हिम्मत मत करो। गाओ शुओ ने अपना चेहरा ढक लिया और स्क्रीन को और नहीं देख सका। सन यांग ने पानी का एक घूंट छिड़का और उसने चुपचाप कहा, ये सब कुछ नहीं है। कुछ नहीं? तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ? एंजेलू ने असंतुष्ट भाव से उन दोनों की ओर देखा। गाओ शुओ ये सुनकर दंग रह गया, आगे आया और युवक के सिर पर जोरदार तमाचा मारा, उसके सिर पर जमकर रगड़ा, दांत पीसते हुए कहा, इस तरह की चीज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आप फिर से ठंडे हथियारों में से चुन सकते हैं। ये ठीक है। अब जब बॉस नाखुश है तो उसे रहने दो। हो, क्या अब समय आ गया है कि बॉस अपने पद पर चढ़ जाए और जब वह नाखुश हो तो पेड़ पर ही फांसी लगा दे? आपको यकीन है? अठाना, इसे जांचना बंद करो। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे ये हथियार चाहिए और कुछ नहीं। बड़ी आंखें छोटी आंखों को घूर रही थीं, छोटी आंखें बड़ी आंखों को घूर रही थीं और बड़ी आंखें हार मान गईं। गाओ शुओ ने लौह-अयस्क को सुन यांग को फेंक दिया और आदेश दिया, जाओ, किसी को खोजो जो इस लौह-अयस्क को ईंट में चमका दे। ठीक है। छोटा आदमी अभी भी आदेश का पालन करता है, भले ही आदेश अपमानजनक हो। रात में समस्या आई। गाओ शुओ जिस छोटे से विला में रहता था, उसका कमरा भरा हुआ था। एंजेला के लिए कोई अतिरिक्त कमरा नहीं था। लिन किंग मूल रूप से अपना कमरा एंजेला को देना चाहता था। दुर्भाग्य से एंजेला ने अपने कमरे में घृणा भरी नज़र से देखा, ये कहते हुए कि वो अंदर जाने के लिए अनिच्छुक था। लिन किंग को देखकर केवल उसके दांत पीसते हुए वह लाल आंखों से युवक के सामने खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो थोड़ा दयनीय हो जिसे धमकाया गया हो। अलो, मैं नहीं चाहता कि तुम सामने रहो। वहां बचा हुआ खाली कमरा 6 लोगों का कमरा है। तुम मेरी दया क्यों नहीं स्वीकार करते? लिन किंग के बारे में एंजेलो की भावनाएं, उन्होंने जो कहा वो आश्चर्यजनक है। एक व्यक्ति इतना कमजोर क्यों है कि उसे रोना पड़ता है और आंसू नहीं गिर सकते हैं? हर बार जब वह लिन किंग को इस तरह देखता है तो वह खुजली वाले हाथों को महसूस करता है। मैं वास्तव में उन आंखों पर मुट्ठी बनाना चाहता हूं जो रोने वाली हैं, और कमजोर और कड़ी मेहनत करने वाले अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और जनता को दिखाने के लिए पेड़ पर लटका दिया जाना चाहिए ताकि छोटा भाई गिर न जाए। लेकिन दुर्भाग्य से बॉस उसे शुरू नहीं करने देगा, या फिर चलो बाद में बॉस से बात करते हैं। लिन किंग मूल रूप से सभी को एंजेला से असंतुष्ट करना चाहता था। हालांकि कुछ लोग एंजेला के दिखावटीपन से वास्तव में असंतुष्ट थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों। जब वह युवा काली आंखों को घूर रहा था तो उसे एक तरह की ठंड लग रही थी और अब वह और भी अधिक दुखी था। उसने गाओ शुओ को देखने के लिए मुड़कर देखा। भाई, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? शर्मीली और डरपोक छोटी आंखें शिकायत की भावना और बेचैनी की भावना के साथ गाओ शुओ को देखा, जो असहज महसूस कर रहा था। उसने केवल महसूस किया कि उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने चुपचाप अपना सिर घुमाया ताकि ये दिखावा किया जा सके कि उसने इसे नहीं देखा। सावधान रहें, ये लिन किंग हमेशा एक शांत लेकिन दयालु लड़का रहा है। वो और सन यांग एक साथ भाड़े की रेजिमेंट का प्रबंधन क्यों करते थे? इसका कारण युवा का दिल था, और क्योंकि सन यांग ने बिना किसी राय के उसे सड़क पर बचाया था। लिन किंग आमतौर पर सन यांग से थोड़ी अधिक बात करता था। वह एक बार बाहर क्यों गया और वापसी के बाद इतना वापस क्यों आया? पहले तो उसने सोचा कि लिन किंग की संयमित भावनाएं उनके संकट से प्रेरित थीं। हालांकि जितना मैंने इन दिनों को देखा उतना ही मुझे गलत लगा। अब इस भाव को लेते हुए ये लिन किंग के चेहरे पर पहले कभी नहीं दिखाई दिया होगा। आखिरकार क्या हुआ, इसकी जांच करना आवश्यक लगता है। इस तरह से सोचते हुए गाओ शुओ ने फिर से अपना सिर घुमाया और अपने सामने खड़े किशोर को शांति से देखा।
उसकी शक्ल बिल्कुल लिन किंग जैसी थी, यहाँ तक कि उसके माथे पर निशान भी बिल्कुल वैसा ही था और उसके हाथ के पीछे चाकू के घाव का निशान था। वह लंबा और मोटा था। दुबलेपन में कोई बदलाव नहीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ज़ियाओलो ऐसी ही है, तुम पहले सो जाओ, मैं कमरे की समस्या का समाधान कर दूंगा। हालांकि लिन किंग बहुत अनिच्छुक था। वह केवल अपने चेहरे पर होंठ रखकर गाओ शुओ को कड़वाहट से देख सकता था और बंद होने की आवाज़ सुनकर 3-3 बार अपने कमरे में वापस चला गया। गाओ शुओ, जो हमेशा आकाश से डरता था, ढीला था। एक सांस के साथ वह वास्तव में उस नज़र के लिए फिर से इसे देखना नहीं चाहता था। जब एंजेलो ने उस व्यक्ति को देखा जो जाना चाहता था, तो वह गाओ शुओ की ओर मुड़ा और कहा, मैं आपके कमरे में रहना चाहता हूँ। वह कौन सा है? गाओ शुओ ने अपने कमरे की ओर इशारा किया। सुन यांग की स्पष्ट आंखों में युवक के साथ कमरे में चला गया और दरवाजा बंद था। जब उसने देखा कि युवक कमरे के बीच की ओर हिंसक रूप से कूद गया तो उसका शरीर मुड़ गया। अगले ही पल 2 हाथ की हड्डियां आस्तीन से बाहर आ गईं, फिर पैर की हड्डियां, फिर उरोस्थी और खोपड़ी पीछे कूद गईं और कपड़े अचानक अपना समर्थन खो बैठे और सीधे जमीन पर गिर गए। 6 हड्डी के रैक भगोड़े जंगली घोड़ों की तरह हैं, घर में इधर उधर दौड़ते हुए, थोड़ी देर के लिए एक शब्द में पंक्तिबद्ध, थोड़ी देर में पंक्तिबद्ध और अंत में लयबद्ध रूप से नृत्य भी करते हैं। करीब से देखने पर वे वास्तव में बिल्कुल कूद रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे कहाँ से सीखा। जब युवक मुड़ा तो गाओ शुओ ने जल्दी से पर्दे बंद कर दिए और उस हंसमुख युवक को देखा जो असहाय था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसके घर आना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही खोपड़ी बनना चाहता था। मुझे उसके आदेश याद थे, इसलिए मैंने सहन किया। कमरे के बाहर सुन यांग ने गाओ शुओ के कमरे की ओर इशारा करते हुए यूकुन से कहा, मैंने कहा था कि उनके पास एक पैर था। आप अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते। देखो, वे सभी एक साथ रहते हैं। अचानक उसने चेंग फेफी को एक मनहूस मुस्कान दी और कहा, फेफी, हम दोनों एक साथ क्यों न रहें? चलो पहले अपनी भावनाओं को विकसित करें। क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? चेंग फेफी ने बिना मुस्कुराए सुन यांग की तरफ देखा। उसकी मुट्ठी दीवार पर अपनी मर्जी से मारी और तुरंत दीवार पर मुट्ठी का निशान बन गया। सन यांग ने अपने सिर को खड़खड़ाहट की तरह हिलाया। डर था कि चेंग फेफी उसे मुक्का मार देगा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, ये वास्तव में एक हिंसक महिला है। मैं भविष्य में कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं नहीं आना चाहता जब मैं अभी भी आपको देख सकता हूँ। कृपया कृपया। चेंग फेफी ने अपनी ठोड़ी यूकुन की ओर उठाई और जल्दी से आपके घर से टीज़र ले गया। यूकुन ने अपने कंधे उचकाए और सीधे सन यांग को घसीट कर ले गया। उसके पीछे चेंग फेफी ने उसे एक उत्साहवर्धक इशारा दिया और फिर उसे लात मारी। अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हुए जब वह अंदर गया तो उसने मुस्कुराते हुए शाप दिया, विशेष रूप से पिछले दिनों में अच्छे पुरुषों ने हलचल मचा दी है। हम महिलाएं कैसे जी सकती हैं? एक व्यस्त दिन के बाद गाओ शुओ भी थक गया था। जब वह नहाकर बेडरूम में लौटा तो 6 कंकाल रैक अभी भी इधर उधर भाग रहे थे। वह रुकना नहीं चाहता था। उसने सोचा और कहा, तुम भी नहा लो, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी सो जाओ। खोपड़ी का रैक रुक गया, उसका सिर हवा में तैरने लगा और उसकी खोखली आंखें गाओ शुओ की ओर थीं और उसने क्लिक की आवाज़ की। फिर 6 कंकाल रैक खुद को इकट्ठा किया और एक झटके में 3 बार बाथरूम में चले गए। कुछ मिनटों के लिए बिस्तर पर लेटे रहने के बाद मैंने बाथरूम से एक चटकने की आवाज़ सुनी। उसे याद आया कि वह युवक खोपड़ी से इंसान में बदल गया था। कुछ सामान्य ज्ञान बहुत भ्रामक था। उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और देखा कि एक बुलबुले में एक सुनहरा कैनकन कंकाल कमरे में भरा हुआ था। दर्पण के सामने सभी प्रकार की मज़ेदार हरकतें कर रहा था और उसे अंदर देख रहा था। फिर मैंने गाओ शुओ के सामने बहुत सारे बुलबुले शूट करने के लिए अपने पंजे का इस्तेमाल किया। एंजेलो ने खुद को आईने में देखा, चिकनी हड्डी, सुनहरा रंग और बिना किसी अशुद्धता के पारदर्शिता की भावना। वो लगभग रोने लगा था। गाओ शुओ ने अपने हाथ में बुलबुला खोला और बाथटब की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्दी करो और अच्छे से नहाओ धो और सो जाओ, नहीं तो कल तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि एंजेलो तुरंत चले गए। पूरे कंकाल रैक बाथटब में भाग गए और फिर पानी के साथ खेलने के लिए पूल में खड़े व्यक्ति में बदल गए। काले बिल्ली के शिष्य ने गाओ शुओ से एक हंसमुख अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं कल भी फल कैंडी खाऊंगा। बाथटब में असीम झरने को देखते हुए गाओ शुओ को याद आया कि युवक खोपड़ी से मानव शरीर में बदल गया था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने जल्दी से मुड़कर पहली बार बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन उसके दिमाग में उसने एक नज़र में ये सब देखा। दृश्य मेरे दिमाग में घूम रहा है। उसने महसूस किया कि उसे कुछ कहना चाहिए, इसलिए उसने बाथरूम के दरवाजे पर चिल्लाते हुए कहा, कंकाल रैक के पास रुको, स्नान वस्त्र सोफे पर रखो और वापस बदलने से पहले स्नान वस्त्र पहन लो। जब तक बाथरूम से युवक की प्रतिध्वनि नहीं आई तब तक गाओ शुओ आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बेडरूम में बिस्तर बहुत बड़ा था। गाओ शुओ एक तरफ लेटा हुआ था। उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन युवक के शोर के कारण वह अचानक सो नहीं सका और भ्रमित हो गया कि गाओ शुओ ने एक सपना देखा था। सपने में युवक बिना कपड़ों के उसकी ओर चला गया और अचानक झपट्टा मारकर उसके होठों को चूम लिया।
ये सिर्फ इतना है कि युवक के होंठ बहुत कठोर हैं और वह मारते समय दर्द करता है और होंठों पर स्पर्श नर्म नहीं है लेकिन कठोर और ठंडा एहसास है। शायद सपने की भावना बहुत वास्तविक है। गाओ शुओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, फिर उसके चेहरे के सामने खोपड़ी का एक बड़ा संस्करण देखकर सभी क्रिकेटर तुरंत गायब हो गए। गाओ शुओ ने आह भरी और उठकर बैठ गया, ये देखने के लिए कि युवक ने उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। वह अभी भी एक सुनहरा कंकाल था जो एक टुकड़े की तरह बिखरा हुआ था और बिस्तर पर 6 टुकड़ों में बिखरा हुआ था। खोपड़ी ने बस उसके चेहरे का सामना किया और खोपड़ी पर अपना हाथ बढ़ाया। टैप करते हुए गाओ शुओ उठे और अपना चेहरा धोया, बेडरूम में लौट आए और बिस्तर पर खोपड़ी के रैक से कहा, नाश्ते के लिए नीचे आओ। कंकाल रैक तुरंत कूद गया, सोफे पर कपड़े में घुस गया और इसे पहनने के बाद एक मानव रूप में वापस आ गया। गाओ शुओ को एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाते हुए, बॉस, जब मैं सोता हूं तो आप मुझे स्नान करने में मदद करने के लिए क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं खोपड़ी रैक को धोने में आपकी मदद करने के लिए इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया। गाओ शुओ ने कठोर स्वर में कहा और फिर ऐसा दिखावा किया कि उसने एंजेलो की बात नहीं सुनी और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। नाश्ते के दौरान गाओ शुओ ने कभी भी एंजेलो की दिशा में देखने की हिम्मत नहीं की थी। सौभाग्य से दूसरी पार्टी अभी भी एक ऐसा व्यक्ति था जो चीज़ों को नहीं समझता था, अन्यथा वह वास्तव में नहीं जानता था कि इसका सामना कैसे करना है। एंजेलो के रूप में उसने गाओ शुओ के जटिल मूड को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया और जल्दी से मेज पर थोड़ा हल्का हल किया, फिर अपने हाथों को सूर्य यांग की ओर खोल दिया। सन यांग को देखने की भी जरूरत नहीं थी, वह जानता था कि युवक क्या चाहता है और उसने युवक के हाथ पर कैंडी के कुछ पैकेट रख दिए। लिन किंग ने अपने चॉपस्टिक को काटा और एक दुखी नज़र से गाओ शुओ को देखा, उसी तरह रोते हुए जब से उसे पता चला कि एंजेला गाओ शुओ के साथ एक कमरे में रहती है। उसका चेहरा खराब हो गया था। गाओ शुओ ने खांसी दी। उसने खुद को लिन किंग को देखने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन दोषी महिला की आंखें बहुत तेज थीं, जैसे कि उसने कल रात दूसरे पक्ष के साथ व्यवहार किया था। मेज पर सभी ने इसे देखा। दामाद चेंग फेफी ने भी उसके चेहरे पर एक चंचल भाव के साथ उसे देखकर मुस्कुराया। नजर ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो, तुमने उसे कब अस्त व्यस्त छोड़ दिया। गाओ शुओ को पहली बार लगा कि वह थोड़ा अन्याय था। उसने वेई मिनग्यांग से कहा, अयांग, मेरे कमरे में आओ। वेई मिनग्यांग उसके पीछे कमरे में गया तो गाओ शुओ ने सीधे पूछा, अयांग, क्या बेस छोड़ने के बाद मुझे कुछ अजीब लगा? वेई मिनग्यांग ने इसके बारे में सोचा और संदेह से कहा, कुछ भी अजीब नहीं है, सिवाय इसके कि लू जिनचेंग टीम में अधिक हंसमुख था। कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मतलब है, एक किंग के बारे में, क्या इस अवधि के दौरान उसके साथ कुछ हुआ है? ये लिन किंग, वह एक ही व्यक्ति को कैसे देखता है, लेकिन व्यक्तित्व का अंतर बहुत बड़ा है। भले ही कोई व्यक्ति बदलना चाहे, यह असंभव है। सिर्फ 1 या 2 महीने में यह उसमें बदल गया। कैसे कहें, मूड और स्त्री भावना। वेई मिनग्यांग ने इसके बारे में ध्यान से सोचा, अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, लेकिन एक किंग भयानक है। आपके जाने के बाद वह लू जिनचेंग से निपट रहा है। नीचे के लोगों को लू जिनचेंग का विरोध करने के लिए एकजुट कर रहा है ताकि वह प्रमुख का पद ले सके, और यहाँ तक कि बाकी बेस को भी छोड़ दिया। सामग्री देखभालकर्ता ने लू जिनचेंग को असफल नहीं होने दिया, लेकिन मैं वास्तव में यह नहीं देख सकता था कि उसके पास अभी भी इतना वापटू समय था। नहीं, गाओ शुओ ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, कुछ तो गड़बड़ थी। वैसे भी ये बहुत गलत था, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के परिवर्तन के कारण उसे अचानक अंतराल के रूप में पहचाना जाता है तो यह अनिवार्य रूप से भाई के दिल को ठंडा कर देगा। यह सही है। वेई मिनग्यांग ने अचानक गाओ शुओ को अपनी जांघ थपथपाई। जिस रात आप गायब हो गए, बॉस लिन एक जंगल में घुस गया, लेकिन वह लंबे समय तक वापस नहीं आया। जब मैंने उसे पाया तो वह अभी भी बेहोश था। कोई चोट नहीं थी, लेकिन जागने से पहले वह पूरे 1 दिन बेहोश रहा। लिन किंग का बदलाव उसी समय शुरू हो जाना चाहिए था। क्या हुआ? गाओ शुओ ने टेबल पर थपथपाया, ये सोचते हुए कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे कोई व्यक्ति बदल जाए। वेई मिनग्यांग एक ईमानदार और ईमानदार आदमी है। उसके दिल में इतनी घुमावदार सड़कें नहीं हैं। उसने सोचा कि गाओ शुओ लिन किंग से असंतुष्ट था, इसलिए उसने कहा, सुओ, लिन किंग, बच्चा एक अजीब स्वभाव का है। जो लोग अजीब और अजीब हैं वे सभी भाई हैं, उसे सामान्य ज्ञान न दें। लिन किंग ने भाड़े के सैनिकों के समूह में सबसे अधिक योगदान दिया। मैं उससे असंतुष्ट कैसे हो सकता हूँ? चिंता मत करो। जब वेई मिनग्यांग ने देखा कि गाओ शुओ के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं है तो उसे राहत मिली। उसके जाने के बाद गाओ शुओ ने तुरंत सन यांग के कई लोगों को बुलाया और उनसे हाल ही में लिन किंग की हरकतों पर ध्यान देने को कहा। अगर कुछ भी असामान्य हो तो तुरंत उसे रिपोर्ट करें। इस समय लिन किंग को नहीं पता था कि उसे लगा कि उस पर संदेह किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास मूल मालिक की स्मृति थी। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे पता चल जाएगा कि वह पिछले लिन किंग नहीं था, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए मूल मालिक के व्यक्तित्व को छिपाना भूल गया। इसलिए गाओ शुओ द्वारा जल्दी से संदेह किया गया। उन्होंने एंजेलो से, जो सोफे पर बैठे चीनी खा रहे थे और अपनी हस्तलिखित पुस्तक पलट रहे थे, सही कहा, अलो, तुम यह नहीं कर सकते।
साधारण लोगों को भी भाड़े के सैनिकों की रेजिमेंट में योगदान देना चाहिए। तुम कुछ नहीं कैसे कर सकते? एंजेलो ने किताब से लिन किंग पर थोड़ा ध्यान दिया। उसे पहले भाई के रूप में कब काम करने की ज़रूरत होगी? क्या बाकी सभी भाई मर चुके हैं, खासकर मेरे सामने? अगर मेरे हाथ फिर से खुजली करने लगे तो मुझे क्या करना चाहिए? ये देखकर कि एंजेलो हिल नहीं रहा था, लिन किंग क्रोधित हो गया और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम कितने बेशर्म हो? बेशर्म? एंजेलो ने अपने दांतों को छुआ, लिन किंग की ओर मुड़ा और कहा, मेरे दांत बहुत मजबूत हैं। क्लिक कहने के बाद उसने फल कैंडी का एक टुकड़ा काटा और फिर लिन किंग के दांतों को पीसते हुए एक किताब पढ़ना जारी रखा। कुछ दिनों तक एंजेलो ने अच्छा समय बिताया। जब वह ठीक होता तो वह घर में घूमता या एक बड़ी किताब को गले लगाता और फिर उसे एक नया आनंद मिलता। गाओ शुओ की ठंडी रात एक बड़ा गिरोह था। पिछले दिनों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं जागे। वे हर दिन प्रशिक्षण लेते थे और फिर बेस के पास कुछ जूनियर लाशों से निपटते थे। उनके लिए ये लोग दो में लड़ रहे हैं। एंजेलो ने सोचा कि यह बहुत दिलचस्प था और तुरंत उनके साथ एक अकादमिक आदान प्रदान करने के लिए दौड़ा और इन लोगों के साथ अपने पसंदीदा ताइजी क्वान के साथ एक मैच खेला। बेशक विजेता स्वाभाविक रूप से एंजेलो है, जो अपने मानक चालों के आधार पर है, धीमी गति से लेकिन तेज, और सभी को नीचे गिराने के बाद सभी ने सोचा कि एंजेलो एक निश्चित प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार से था और उन्होंने एंजेलो से उन्हें प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए सिखाने के लिए कहा। गाओ शुओ ने सूर्य यांग से खबर सुनने के बाद जब वह प्रशिक्षण मैदान में आया तो उसने देखा कि एंजेलो एक नज़र से प्रशिक्षण मैदान के बीच में खड़ा था, अपने पसंदीदा ताइजी क्वान को मार रहा था और कार्रवाई को देख रहा था। ये वास्तव में उस बिंदु पर था। एक रुक में सर्वश्रेष्ठ लड़ाई कौशल वाले टीम के एक सदस्य ने कुछ स्ट्रोक के बाद एंजेलो के साथ आगे कदम रखा और उसके ताइजी क्वान के नीचे मर गया। लड़ाई खत्म करने के बाद एंजेलो ने सभी के साथ लड़ने के लिए बाघ के पंजे और सांप की मुट्ठी जैसे अपने मुक्केबाजी कौशल को क्रमिक रूप से बदल दिया। सन यांग ने पंप को रोके बिना हंस दिया। उन्होंने एंजेलो की ओर इशारा किया, उसकी मुद्रा को देखो। अगर ऐसा नहीं है कि मुझे ठीक से पता है कि उसने ये चीजें कहाँ देखी, और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वो अंतिम दिनों से पहले एक निश्चित प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार से आया था। उसे भविष्य में कुछ अजीब देखने दो। गाओ शुओ चाओ की भीड़ में मौजूद युवक ने उसे भर्ती किया और युवक ने उसे दूर से देखा। उसने तुरंत मुट्ठी हटाने की क्रिया की, जगह पर कूद गया, वॉली किया। गाओ शुओ के सामने एक बड़ा मोड़ आया और उसकी काली आंखें खुशी से चमक उठी और उसने गाओ शुओ से कहा, बॉस, मेरे पास आज आपके छोटे भाई के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग है। युवा लोगों द्वारा काम करने के विचार से पहले से ही परिचित, गाओ शुओ ने सीधे युवा लोगों की प्रशंसा की। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं और आप वास्तव में मेरे छोटे भाई हैं। इस तरह की तारीफ के लिए एंजेलो बहुत मददगार था। उसने चुपचाप खुद को केक का एक अतिरिक्त टुकड़ा खाने के लिए पुरस्कृत किया। जब उसने केक दिया तो सन यांग के पास एक पल था और वह अपने स्थान पर मौजूद स्नैक्स के बारे में चिंता करने लगा। खाने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? क्या होगा अगर यह मजबूत विकृत आदमी मेरे सामने नाखुश हो? क्या खोपड़ी के आधार में कोई संकट नहीं होना चाहिए? चलो अपने कपड़े बदल लो और बाद में तुम्हें भोज पर ले चलूंगा। गाओ शुओ युवक को वापस कमरे में ले गया, कपड़ों का एक सूट निकाला और उसे उस पर पहना। यह निर्धारित करने के बाद कि यह उपयुक्त है, उसने उसे युवक को दे दिया ताकि वह उसे पहन सके। एंजेलो ने इसे 6 टुकड़ों में विभाजित किया, अपने कपड़ों से बाहर निकाला और गाओ शुओ द्वारा दिए गए कपड़ों में छेद कर दिया। उन्हें पहनने के बाद उसकी हड्डियां मुड़ गईं और मानव आकृतियों में बदल गईं। उसने सोचा कि कपड़े पहनना एक परेशानी है, ये बहुत सुविधाजनक नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे सूट या सूट पहनना असुविधाजनक है। उसने बस इसे थोड़ा खींचा और उसकी आस्तीन टूट गई। गाओ शुओ को उसके लिए एक और खोजना पड़ा। गाओ शुओ के वापस आने के बाद बेस में मौजूद सेनाएं फिर से बदल गईं। ये देखते हुए कि गाओ शुओ बेस में मौजूद कुछ चौथे क्रम की शक्तियों में से एक है, गाओ शुओ के चले जाने के बाद आग में लूटी गई छोटी सेनाएं सम्मानजनक थीं। लाभ वापस आ गए और बेस के शासक लू लिन ने स्वचालित रूप से बहुत सारे लाभ छोड़ दिए। घातक प्रतिद्वंद्वी फैंग लिक्सुआन के अलावा बाकी वर्तमान में लौ भाड़े के रेजिमेंट का चौथा सबसे तेज उदय है। लौ भाड़े के रेजिमेंट के नेता वांग लैंग ने सबसे तेज गति से कई छोटी ताकतों को एकीकृत किया, यहां तक कि इस समय लेंग ये के सिर पर प्रहार करने के बाद गाओ शुओ ने विश्वासघात से पहले और बाद में लू जिनचेंग की जांच करने पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि वह पहले वांग लैंग के साथ गुप्त संपर्क में था। गहन जांच के बाद ये पता चला कि लू जिनचेंग का विश्वासघात वांग लैंग के उकसावे के कारण हुआ था। ली जुवान और लू जिनचेंग को एक साथ जोड़कर तीनों पक्ष एकजुट हो गए और बाद में ये हुआ। आज लू लिन के एक सदस्य ने यह कहने के लिए एक निमंत्रण भेजा कि यह आधार में चौथे क्रम की क्षमता जोड़ने की संतुष्टिदायक घटना का जश्न मनाने के लिए था। वैसे वह हवा से धूल खा गया था। ये बूढ़ा लोमड़ी किसी और भूत से लड़ रहा होगा। ध्यान दें, भोज 8 बजे शुरू हुआ, लेकिन एंजेलो में कपड़े बदलने के दौरान विभिन्न समस्याओं के कारण जब गाओ शुओ और उनकी पार्टी भोज स्थल पर आई तो लू लिन की झोपड़ी में पहले से ही बहुत से लोग थे।
गाओ शुओ और उनकी पार्टी की उपस्थिति को देखने के बाद लाइट बेस के कुछ नेताओं या सत्ता के स्वामी इसे या तो अंधेरे या उज्ज्वल रूप से देखते थे। हालांकि जब उन्होंने गाओ शुओ के इर्द गिर्द घूमते युवाओं को देखा तो उनकी आंखें थोड़ी बदल गईं। ये लंबे समय से सुना गया था कि जब गाओ शुओ वापस लौटे तो वे एक सुंदर दिखने वाले युवक को लाए। ये वास्तव में रोमांचक लग रहा है, लेकिन ये देखते हुए कि इस व्यक्ति का एक गुरु है, उसकी आंखें बहुत अस्पष्ट हैं। कैप्टन गाओ, आप यहाँ हैं। आप मेरे बिना भोज आयोजित नहीं कर सकते। हर कोई हमारे बेस में दूसरे स्तर के चौथे स्तर की क्षमता के साथ विचारों का आदान प्रदान करना चाहता है। विला से एक हार्दिक हंसी आई और फिर एक सैन्य वर्दी पहने हुए व्यक्ति बाहर आया और वह लू लिन था, जो प्रकाश बेस में सबसे बड़ा अधिकारी था। लू लिन अपने 40वें दशक में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। वह सैनिकों की दृढ़ता और शीतलता से भरा हुआ है। क्षमताओं के बिना भी कोई भी उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं करता। अंतिम दिनों से पहले शहर ए में सैन्य जिले के कमांडर के रूप में, अंतिम दिनों के बाद उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को यहां एक आधार स्थापित करने के लिए नेतृत्व किया, और अंतिम दिनों के शुरुआती दिनों में अराजकता में कई साधारण लोग यहां जीवित रह सकते थे। मैंने यहाँ एक शोध संस्थान स्थापित किया, दुनिया के अंत के बाद पानी विकसित करने के लिए पहली डिवाइस पर शोध किया, और इस डिवाइस का उपयोग अन्य आधारों के साथ बड़ी संख्या में सामग्रियों का आदान प्रदान करने के लिए किया। इसलिए भले ही कोई शक्ति न हो, ये बहुत सारे शक्तिशाली लोगों को उनकी सेवा करने के लिए तैयार कर सकता है, जो उनके अद्वितीय व्यक्तित्व आकर्षण को दर्शाता है। कमांडर लू विनम्र हैं। मैंने थोड़ी देर कर दी, इसलिए मुझे देर हो गई, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अजनबी लोगों से न मिलें। गाओ शुओ ने उदासीनता से मुस्कुराया। लू लिन के लिए वह बहुत सम्मानजनक था, भले ही कोई शक्ति न हो। हालांकि लू लिन ने बहुत सी ऐसी चीजें की जो साइकोनिस्ट ने नहीं की। लू लिन ने व्यक्तिगत रूप से गाओ शुओ और उनकी टीम को लॉबी में बधाई दी। ये देखा जा सकता है कि उन्होंने गाओ शुओ पर बहुत ध्यान दिया। आखिरकार अब तक बेस में केवल 2 चौथे क्रम की क्षमताएं हैं। यदि बेस के पास अधिक शक्तिशाली उच्च क्रम वाली लाशें हैं तो बस बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें लड़ना होगा। लू लिन के पीछे हमेशा एक आदमी एक काली टोपी पहने रहता था। बड़ी टोपी ने उसे पूरी तरह से ढक लिया था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर जो कठोर और ठोस चेहरा था और चलते समय उजागर हुई हथेलियां भी विशेष चमड़े के दस्ताने की एक जोड़ी लाती थीं। पूरे व्यक्ति पर त्वचा का कोई निशान नहीं दिखता था। वो थोड़ा छोटा दिखता है, लगभग लू लिन के पीछे खड़ा है, 1.8 मीटर मापता है, लगभग अदृश्य है, लेकिन इस बेस में कोई भी उसे अनदेखा करने या उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह इस बेस में पहला है। चौथे क्रम की क्षमता वाला जियो। कोई भी उसका नाम नहीं जानता, लेकिन केवल वही सुनता है जो वह जियो होने का दावा करता है। चौथे क्रम की क्षमता के रूप में गाओ शुओ जियाओ को देखने से खुद को रोक नहीं सका और महसूस किया कि जियाओ, जिसकी निगाह हमेशा चुप थी, वास्तव में बोलने की पहल कर रही थी। बधाई हो, गाओ। आवाज कर्कश और अप्रिय थी, कांच से टूटे होने की ध्वनि की तरह, और यह विशेष रूप से कठोर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शायद ही कभी बोलता था। गाओ शुओ ने फुसफुसाया, यह आपके जितना ही बुरा है। भोज लुलिन के निवास में विला की पहली मंजिल पर आयोजित किया गया था। बड़े लिविंग रूम में पश्चिम की ओर कई लंबी मेजें हैं जो सभी प्रकार के सावधानीपूर्वक पकाए गए भोजन से भरी हुई हैं, और कोने में एक नृत्य क्षेत्र भी है। लोगों को आराम करने और बातचीत करने के लिए पूर्व की ओर कुछ सोफा, टेबल और कुर्सियां हैं। जैसे ही एंजेला ने विला में कदम रखा, उसकी नाक थोड़ी हिल गई और उसने भोजन रखने के लिए अपनी आंखें सीधे पश्चिम की ओर घुमा लीं। ओब्सीडियन आंखों की एक जोड़ी उम्मीद से भरी हुई थी। गाओ शुओ ने उसे इस तरह देखा और उसके कंधे को थपथपाया, कहा, 1 मिनट रुको, तुम जो चाहो खा सकते हो। एंजेलो की आंखें चमक उठी और वह चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया, लेकिन लिन किंग ने उसे इस तरह सूंघते हुए कहा, खाने और सोने के अलावा क्या यह अभी भी ऐसा कुछ है जो लोगों को करना चाहिए? दूसरे लोगों के घरों में प्रवेश करने से पहले परेशान समय का उल्लेख नहीं करना चाहिए। आप केवल भोजन देखते हैं, आप कुछ भी नहीं समझते हैं। लिन किंग ने ये बातें मुख्य रूप से सभी को उससे असंतुष्ट करने के लिए कही थीं। दुर्भाग्य से उसके बगल में चेंग फेफी और यूकुन खड़े थे। दोनों ने उसे दूसरों से सीधे अलग कर दिया, इसलिए उन्होंने केवल उन्हें सुना। देखिए, लिन किंग ने इस तरह से बात करते समय थोड़ा भौहें सिकोड़ी। लिन किंग ने सोचा कि उसने जो कहा वह काम कर गया, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भोज में स्वाभाविक रूप से एक प्रारंभिक टिप्पणी होती है, इसलिए लू लिन ने गाओ शुओ को मंच पर कुछ शब्द कहने के लिए ले लिया। मुद्दा यह है कि चौथे क्रम की क्षमताएं हैं, फिर चौथे क्रम की लाश दिखाई दी होगी। सभी को कड़ी मेहनत करने दें। आधार को जल्द ही लाश की घेराबंदी से बचने के लिए और अधिक चौथे क्रम की क्षमताओं को जोड़ें और आधार को गिरने का कारण बने। ये दृष्टि अकेले आम लोगों के लिए तुलनीय नहीं है। बेस अथॉरिटी बनना सामान्य बात होगी। आपको पता होना चाहिए कि आखिरी दिनों की शुरुआत में कई लाशें और घेराबंदी के समय आए हैं। कई छोटे छोटे ठिकाने हैं, अंत में सभी इतिहास की धूल में गायब हो गए। गाओ शुओ ने भी संक्षेप में कुछ शब्द कहे। बॉस के भाषण को प्रतिध्वनित किया जाना चाहिए, इसलिए जब उन्होंने समाप्त किया तो एंजेलो ने तुरंत कहा कि बॉस सही था,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्या थी। किसी को भोजन क्षेत्र में जाते देखकर वह खुश था, उस दिशा में चला गया। भले ही वह अभिव्यक्तिहीन था, लेकिन हर कदम से उसका उत्साह पता चलता था। गाओ शुओ मूल रूप से चाहते थे कि सन यांग युवाओं का अनुसरण करें ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। दुर्भाग्य से वह बीच में अन्य लोगों से घिरा हुआ था और वह एक दूसरे के करीब आता रहा। यहाँ तक कि तीसरे क्रम की क्षमताएं भी थीं जो वास्तव में अपनी शक्ति संवर्धन अनुभव का आदान प्रदान करना चाहती थीं। युवा आधार की असामान्य ताकत को दूर कर सकता है और गाओ शुओ ने अपना दिल वापस अपने पेट में डाल लिया। एंजेलू डाइनिंग टेबल पर चला गया, प्लेट उठाई और खाना शुरू कर दिया। आकर्षक दिखने वाला यह व्यंजन आंखों को भा रहा था। जब यह भर गया तो उसने एक कोने का फर्श ढूंढा और बैठ गया। यह बहुत ही सुंदर लेकिन तेज गति से गायब हो गया। कुछ निवाले खाने के बाद उसने पाया कि उनमें से कई मिठाइयां हैं जिन्हें मैं खाना पसंद करता हूं, और मेरी आंखें मुस्कुराहट से भर गईं, एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए। इसलिए मैंने खाना तेज कर दिया। एक प्लेट खाने के बाद मैंने अपना ध्यान थोड़ा सा घुमाया और पाया कि गाओ शुओ अभी भी लोगों के एक समूह से घिरा हुआ था, टेढ़े मुंह से सोच रहा था, और फिर से एक प्लेट उठाई और भोजन क्षेत्र में चला गया, ये देखने के लिए कि वह भरा हुआ था और बॉस अभी भी भूखा है। बॉस का थोड़ा ख्याल रखना। ओह, उसका पहला छोटा भाई बस बहुत सक्षम है। वापस आने के बाद क्या आप कुछ और लाभ ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि उसे आंसू की थैली पीने देना, वैसे पेड़ पर लटका देना आदि? अगर यह काम नहीं करता है तो उसे चुपके से खोपड़ी में बदलने देना। आंसू की थैली को डराने के लिए ऐसा कहा जाता है कि इंसान किसी बहुत डरावनी चीज की खोज के बाद मजबूत हो जाता है और वह अब डर का मतलब समझ सकता है। यो गाओ शुओ, तुम अभी तक नहीं मरे हो। ये वास्तव में बहुत अप्रिय बात है। भीड़ से अचानक एक आवाज आई, थोड़ी लापरवाही के साथ। ये किसी सामान्य और असामान्य बात के बारे में बात कर रही थी। गाओ शुओ के आसपास के लोग तुरंत तितर बितर हो गए, लोगों को रास्ता देते हुए। फैंग लिक्सुआन, अपना आशीर्वाद खींचें, मैं अभी भी जीवित और स्वस्थ हूँ, लेकिन आप बहुत खुश नहीं हैं। गाओ शुओ ने फैंग लिक्सुआन की बात पर वापस लौटते हुए कहा, क्योंकि लू निंग उनमें से 6 में से मर गया। 4-3 यह अफसोस की बात है कि पहली स्तरीय क्षमता मर गई है। ये वास्तव में अफसोस की बात है। फैंग लिक्सुआन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और डैन फैंग की संकीर्ण आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। उसने अपना गिलास गाओ शुओ की ओर भी उठाया और अपने बाएं हाथ को उस लड़के के नितंबों पर दबाया जो उसकी बाहों पर आधा झुका हुआ था, एक सन की झांझ की तरह, मानो यह उसका अधीनस्थ नहीं था जो मर गया। ये वास्तव में प्रकाश के आधार में सबसे अदृश्य व्यक्ति है। मैंने सुना है कि आप एक ऐसे युवक को वापस लाए हैं जिसके पास कोई योग्यता नहीं है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं एक बार उससे मिल पाया हूं। नेता गाओ वास्तव में भाग्यशाली था। वह सीधे एक बच्चे को लेने चला गया। मुझे उम्मीद है कि अगली बार भी आपको ऐसी ही अच्छी किस्मत मिले। अगली आपदा का मुखिया कौन हो सकता है? जियाओलों ने फैंग लिक्सुआन से कब मुलाकात की? मुझे जाने दो, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। भीड़ के बाहर शोर मच गया और सभी ने एक नाजुक दिखने वाले युवक को देखा जिसके हाथ में खाने की थाली थी, और वह उस व्यक्ति को देख रहा था जिसने उसे रोका था। उन अप्रत्याशित आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन जिन लोगों को यह नजर दिखी वे सभी थोड़ा ठंडा महसूस कर रहे थे। आप जानते हैं कि वे सभी तीसरे क्रम की क्षमताएं हैं और उन्होंने एक भूत को मारा है। ये स्पष्ट है कि इस युवक के पास कोई क्षमता नहीं है, हालांकि वे इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन इन लोगों ने जल्दी से रास्ता छोड़ दिया और उनके पास आग भी नहीं थी। यह निश्चित रूप से युवा की उपस्थिति के कारण है। वे समस्या का पता नहीं लगा सकते हैं, वे अपने लिए सबसे अच्छा बहाना ढूंढते हैं। उनकी बुद्धि के लिए चुपचाप उनकी प्रशंसा करें। एंजेलो की दुनिया में जो लोग सड़क को अवरुद्ध करते हैं उन्हें काट दिया जाना चाहिए। यदि बॉस इसे काटने नहीं देता है तो कृपया उन्हें इसे जाने देने के लिए कहने के लिए दयालु बने, या वे थोड़ी देर के लिए पेड़ पर लटके रहेंगे। ये देखकर कि रास्ता साफ हो गया है, एंजेलो तुरंत भीड़ के बीच में चली गई और तश्तरी गाओ शुओ को सौंप दी। बॉस, खाओ। मंद रोशनी में उसके सामने खड़ा युवक चुपचाप खुद को घूर रहा था। काली आंखें प्रतिबिंबित हो रही थीं और उसका शरीर भरा हुआ था। एक पल के लिए गाओ शुओ को लगा कि वह पूरी तरह से युवक है और उसका दिल ऊपर उठ गया। लहरें, अचानक क्या दिल टूट गया। सब कुछ चुपचाप बदल रहा है। प्लेट लेने के बाद गाओ शुचाओ ने एक सौम्य आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, आप जाकर खाएं, और अगर आपको कुछ करना है तो सन यांग के पास जाएं। एंजेलो ने सिर हिलाया और सभी के ध्यान में छोड़ दिया और पीछे मुड़कर देखा कि फैंग लिक्सुआन को थोड़ा परिचित महसूस हुआ। बस याद आया कि डकैती के दिन दूसरी पार्टी का सामना हुआ था, और लापरवाही से चिल्लाया, यह आप ही हैं जिन्होंने लूट की, अलविदा। आसपास के दर्शक दंग रह गए। गाओ शुओ के परिवार के लोग इतने साहसी थे कि उन्होंने फैंग लिक्सुआन को भड़काने की हिम्मत की। फैंग लिक्सुआन ने इसकी परवाह नहीं की। युवक की पीठ को देखते हुए उसकी आंखें पूछताछ से भरी थीं। उसकी आंखें बहुत गर्म थीं। हाई शुओ के चेहरे पर तुरंत एक अप्रिय अभिव्यक्ति चमक उठी और उसने एक कदम आगे बढ़ाया जिसने सीधे फैंग लिक्सुआन के युवाओं की आंखों को अवरुद्ध कर दिया। दोनों लोगों की आंखें बुराई से भरी थीं और उनके चारों ओर बारूद की तेज गंध फैल गई थी। जब सभी ने सोचा कि वे लड़ेंगे, लूलिन हंसते हुए चले गए और सीधे दोनों के कंधों पर चले गए।
सड़क। युवा लोग ऊर्जावान होते हैं। मेरी पुरानी हड्डियों, 2 लोगों के विपरीत, मेरे पास बढ़िया शराब की एक बोतल है जो कई सालों से ऊपर संग्रहित है और मैं कभी भी पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये कैसा है? बेशक, इस टिप्पणी के सबटेक्स्ट में कुछ कहना है। कमांडर लू बहुत दयालु हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी आज्ञा मानने से बेहतर है कि उनका सम्मान किया जाए। फैंग लिक्सुआन ने आलस्य से लड़के को अपनी बाहों में धकेल दिया और आगे बढ़ गया। तीनों के पहली मंजिल से चले जाने के बाद हर कोई थोड़ा बदकिस्मत था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि वे 2 प्रमुख बलों के मालिकों को देख सकते हैं और फैंग लिक्सुआन ने बहुत कुछ नहीं किया था। हर कोई उसकी ताकत के बारे में उत्सुक था। लू लिन एक सहज व्यक्ति है, इसलिए जब उसने कहा कि उसे कोनों को मोड़ना पसंद नहीं है, तो वह दोनों को ऊपर ले आया और सीधे विषय पर चला गया। उनमें से प्रत्येक को खुली शराब डालने के बाद उसने कहा, इस बार मैंने 2 लोगों को बुलाया है। वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो मुझे आपसे उधार लेनी है। कमांडर लू को हमारी दोनों सेनाओं के साथ सहयोग करने के लिए किस महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत है? पतली उंगलियों ने वाइन का गिलास पकड़ लिया, लेकिन पी नहीं। गाओ शुओ भी जानना चाहता था कि लू लिन क्या काम कर रहा था और फैंग लिक्सुआन लैंडिंग फॉरेस्ट का इंतजार कर रहा था। ये कहना अच्छा है कि हालांकि हम सप्ताह के दिनों में अंतहीन लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अधिक आपूर्ति प्राप्त करने के लिए, ताकि हमारे भाई पूर्ण जीवन जी सकें, इतनी सारी चीजें क्यों होती हैं? इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि वर्तमान जलवायु अस्थिर है, मिट्टी प्रदूषण गंभीर है, ये फसल की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं है और सभी प्रमुख ठिकानों में भोजन की कमी है। यदि पर्याप्त भोजन है तो ये विवाद होंगे। लू लिन ने स्पष्ट रूप से बताया कि आधार हमेशा विवाद का स्रोत रहा है। कमांडर लू ये कहने में सक्षम था, एक समाधान के बारे में सोच रहा था। फैंग लिक्सुआन ने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन ये कहना है कि मेरे भूमिगत शोध संस्थान ने हमेशा लोगों को मिट्टी में बैक्टीरिया का विश्लेषण करने की अनुमति दी थी और इसे शुद्ध करने की कोशिश की थी, लेकिन यह सफल नहीं हुआ है। ग्रीनहाउस में सब्जियां उगाने का प्रयोग नहीं किया जा सका है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारी 3 ताकतें एकजुट होंगी और सबसे अच्छे लोगों को भेजेंगी। शक्ति के व्यक्ति किसी को खोजने के लिए एक साथ शहर ए में जाएं। जब तक वे उसे ढूंढ लेते हैं, वे इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। लू लिन ने एक फोटो ली और उसे टेबल पर रख दिया, ऊपर मानवीयता की ओर इशारा करते हुए। यह व्यक्ति डॉक्टर रॉकी है, जो इन चीजों में माहिर है। मेरी प्रयोगशाला में लोग सिर्फ उसके पूर्व सहायक हैं। मूल रूप से वह हमारी सेना के साथ था। वह अंतिम दिनों के अंत से पहले एक गुप्त शोध संस्थान में था। हमें उसे वापस लाने के लिए बस शहर ए जाना था। जल्दी या बाद में इन समस्याओं को हल करना आवश्यक था। वर्ष का सबसे प्रतिभाशाली डॉक्टर, अगर उसे और समय दिया जाए तो मारक विकसित करने में कोई समस्या नहीं होगी। गाओ शुओ ने फोटो ली और नजर डाली। हालांकि उन्हें लगा कि लू लिन का प्रस्ताव बहुत अच्छा था, लेकिन उनके मन में कई सवाल थे और उन्होंने सीधे पूछा, ये परलोक विद्या बहुत समय बीत चुकी है। कौन जानता है कि यह डॉक्टर अभी भी जीवित है या नहीं? अगर उसे वहां नहीं रहना पड़ता जहां आप कहते हैं, उसे खाने की जरूरत है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। गाओ शुओ से यह सुनने के बाद लू लिन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे यह नहीं छिपाता कि मैंने किसी को वहां भेजा है। 12 मनोवैज्ञानिकों की एक टीम ने डॉक्टर से संपर्क किया है। दुर्भाग्य से वह उसे वापस नहीं ला सका। योग्यता, 12 लोगों में से केवल एक ही अंततः समाचार वापस लाया। इसलिए मुझे आशा है कि आप एकजुट होंगे और डॉक्टर रॉकी को सुरक्षित रूप से बेस पर भेज देंगे और मैं जियो को आपके साथ शामिल होने के लिए भेजूंगा। गाओ शुओ ने कप में शराब पी और हंसे। लॉर्ड कमांडर दाई, मुझे किसी पर शर्म आती है। समय आपके ऊपर है। जब आप तैयार हों तो किसी को आपको सूचित करने के लिए भेजें। कोल्ड नाइट मर्सिनरी रेजिमेंट के सदस्य पूरा सहयोग करेंगे। फैंग लिक्सुआन ने अपने हाथ में शराब के गिलास के साथ खेला और उन दोनों को अपनी आंखें खुद की ओर मोड़ते हुए देखा। लापरवाही से कहा, मुझे परवाह नहीं है। दूसरों के जीवन या मृत्यु का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गाओ शुओ ने भाग लिया है और मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। ये थोड़ा परेशान करने वाला है, मैं इसे उचित नहीं ठहरा सकता। लक्ष्य प्राप्त होने के बाद लू लिन बहुत संतुष्ट था। उसने सीधे शराब की एक और बोतल ली और गाओ शुओ और फैंग लिक्सुआन के साथ इसे पी लिया। उसने देखा कि लोग हमेशा सटीक होते हैं। हालांकि गाओ शुओ और फैंग लिक्सुआन प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन वे बड़ी तस्वीर के बारे में बहुत स्पष्ट थे। बस इतना जानने कि मामले का महत्व कभी बर्बाद नहीं होगा। पहली मंजिल पर अभी भी चहल पहल थी और सब कुछ सामान्य था। फैंग लिक्सुआन अभी अभी दिखाई दिया था। उसके अनुयायी यूहेंग तुरंत उसके पास आए और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। फैंग लिक्सुआन ने यह सुनने के बाद शानदार ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि लू यी के पास एक क्षण है। चलो चलो बताते हैं, तुम इस बार फिर से किसके साथ हुकअप करना चाहते हो? यूहेंग थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था और अजीब तरह से अपने बालों को खरोंच रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मेरी परीक्षा लेना चाहता था। ये देखने के बाद कि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने रोसेन की तलाश की। क्या आसन ने उसे खाने का मौका लिया? फैंग लिक्सुआन को कुछ याद आ गया और वह और भी ज्यादा मुस्कुराने लगा। उसके अधीनस्थ सबसे ज्यादा बेपरवाह थे। उस समय का दृश्य जरूर दिलचस्प रहा होगा। ये कैसे संभव है?
आपके जानबूझकर दिए गए निर्देशों के कारण असेन ने उसे नहीं मारा। यू हिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। फैंग लिक्सुआन द्वारा अनुमानित तस्वीर से भयभीत लग रहा था, लेकिन फिर हंसने में मदद नहीं कर सका। वांग सेन भोज की तैयारी के लिए कपड़े बदलने के बाद जब लू यी ने कमरे को छुआ तो वह क्रोधित हो गया और उस व्यक्ति को सीधे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। उस समय उसका चेहरा बहुत सुंदर था। बोलने के बाद मैंने पाया कि फैंग लिक्सुआन सीधे उसे घूर रहा था। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। वह तुरंत हिल गया और कुछ कदम पीछे हट गया। जुबान भाई, मैं एक प्रिय हूं और कभी भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। मुझे कहना है कि एक दूसरे पर हमला करना और प्यार करना अच्छा नहीं है। मैं बस अजीब हूं। फैंग लिक्सुआन ने जिया यूहिंग के चेहरे की ओर इशारा किया, फिर अपने चेहरे की ओर इशारा किया और असंतुष्ट होकर कहा, मैं स्पष्ट रूप से आपसे लंबा हूं। मेरी शक्तियां आपसे बेहतर हैं। मेरी स्थिति आपसे अधिक है। क्यों लू यी सीधे हुक करने के लिए नहीं आया? मुझे ले लो। अगर वह आया तो मुझे ले लो। शायद मैं खुश हूं। ये ड्रैगन उसका होगा और मुझे बलों को विभाजित करने के लिए आपको हर जगह ढूंढना होगा। यू हिंग ने अपनी जांघ थपथपाई और कहा, मैं भी बहुत अजीब हूं। उसने ड्रैगन क्लब में शामिल होने के लिए अपनी शुरुआत की। वह वास्तव में राजवंश को सीधे बदलना चाहता था। उसे हिम्मत किसने दी? अगर यह रोनिन के भाई की खातिर नहीं होता तो हम उसे मार देते। कुछ कांटे हैं जो विद्रोह करना चाहते हैं। वैसे भी हमारे कांटे नए लोग हैं। फैंग लिक्सुआन लापरवाही से दीवार के खिलाफ झुक गया और हंसा। इसके बारे में सोचो, तुम जुवान जी और मेरे पास अच्छी किस्मत है और सत्ता हथियाना चाहते हैं। यह एक नवागंतुक है। गाओ शुओ के बदकिस्मत से बेहतर है। उसने भाई के पीछे एक चाकू दिया जो मृत पैदा हुआ था। अपनी कमर को मोड़ने और डांस फ्लो की ओर खिसकने के बाद उसने एक लंबे खूबसूरत लड़के को सड़क पर घसीटा और दोनों डांस फ्लो में प्रवेश कर गए। अपने हाथ में आखिरी नाश्ता हल करने के बाद एंजेलो ने पूरा झटका दिया। उसने संतुष्ट चेहरे के साथ अपने पेट को थपथपाया, अपने होठों पर अपनी जीभ चाटी, एक कप ड्रिंक लिया और उसे घूंट घूंट करके पिया। पार्टी के बाद यह उसके लिए सबसे बड़ी चीज थी। फसल, स्वादिष्ट नाश्ता। कुछ और पाने के लिए सन यांग के पास वापस जाना चाहिए, अन्यथा हम। मुझे नहीं पता था कि उसकी हरकतें कितनी लुभावना थीं। आधा कप पे पीने के बाद एंजेलू ने एक और नाश्ता लेने का फैसला किया। वह खड़ा हुआ और भोजन क्षेत्र में चला गया और विभिन्न स्नैक्स को आगे बढ़ाया। जब उसने किसी स्नैक को महत्व दिया तो उसका हाथ बस आगे बढ़ गया। पहले एक हाथ उससे पहले ही स्नैक को तेजी से ले जाता था। एंजेलू ने भौहें सिकोड़ी, अपने साथ खाना पकड़ने वाले व्यक्ति को देखा और पाया कि उसे नहीं पता था कि उसे दूसरा टुकड़ा मिलने वाला है, लेकिन उस व्यक्ति ने बड़ी प्लेट को सीधे पीछे धकेल दिया। ये क्रिया अंतर खोजने के लिए है। एंजेलू को अपने हाथों में फिर से खुजली महसूस हुई और जो लोग उसके साथ भोजन पकड़ने की हिम्मत करते थे वे उन लोगों से भी अधिक घृणित थे जिन्होंने उसे रोका था। न केवल उन्हें पेड़ पर लटकाया जाना था, बल्कि उन्हें कई टुकड़ों में विभाजित भी किया जाना था। उसने चुपचाप शिकारी को देखा और सोचा कि क्या बॉस की इच्छा के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। यह अभिव्यक्ति वांग लैन को लग रही थी, लेकिन ये युवा के क्रोध और भोग की अभिव्यक्ति थी। जीभ से चाटे गए लाल होठों ने पूछा, तुम वही आदमी हो जिसे गाओ शुओ बेस से वापस लाया था? पेट, ये वास्तव में अच्छा लग रहा है। मैं इसे देखने के लिए ललचा रहा हूँ। कैसा रहेगा? अगर तुम गाओ शुओ और मुझे छोड़ने पर विचार करो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए गाओ शुओ से बेहतर हो जाऊंगा। कम से कम मैं तुम्हें इस अवसर पर भीड़ में नहीं छोड़ूंगा। वांग लैंग के बारे में बात करने के बाद वह अपना हाथ एंजेलों की कमर तक बढ़ाना चाहता था। इससे पहले कि एंजेलों काम करना शुरू करे, अगले ही पल एक तेज बर्फ ने वांग लैंग के हाथ पर वार किया और फिर भीड़ में एक शक्तिशाली गति फूट पड़ी। शोर शर्म से आया और एंजेलों को अपने पीछे खींच लिया। उसकी ठंडी नज़र ने वांग लैंग पर चाकू की तरह वार किया। वांग लैंग गाओ शो की गति से भयभीत नहीं था। उसने कंधे उचकाए और कहा, ये कोल्ड नाइट मर्सिनरी रेजिमेंट का नेता है। क्या इससे मिलना अच्छा नहीं है? क्या ये बुरा लगता है? तुम वांग लैंग हो, वह जो एक ही मुंह से दुनिया को हिला देता है। गाओ शुओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसका पूरा शरीर ठंडी हवा से भर गया और ठंडी हवा हॉल में फैल गई। ये कहना अच्छा है कि इस बार वापस आने में सक्षम होना मेरे लिए वास्तव में सराहनीय है। इस मामले का उल्लेख करते समय वांग लैंग इतना क्रोधित था कि उसे फिर से अपनी शक्ति का विस्तार करने का अवसर मिला। कौन जानता है कि लू जिनचेंग की सफलता पर्याप्त नहीं है। अन्य लोगों ने गाओ शुओ को भी नहीं मारा, इसलिए वांग लैंग असभ्य था। उसने उपहास किया और एंजेलों को ऐसे देखा जैसे वह सामान देख रहा हो। मैं जीवन और मृत्यु के क्षण में खुशी का आनंद लेना कभी नहीं भूला। ये वास्तव में मेरी पीढ़ी का एक आदर्श है। मुझे लगता है कि आपका छोटा पालतू जानवर बहुत अच्छा है। मैं आपके साथ व्यापार करने के लिए सामग्री का उपयोग क्यों नहीं करता? मुझे एक कीमत बताओ। मैं इससे पहले कि मैं बोलना समाप्त करूं, मैं वापस झिलमिलाया, गाओ शुओ द्वारा तोड़ी गई मुट्ठी को चमकाते हुए। फिर भी मैं अभी भी मुट्ठी की हवा से कंधे में रगड़ा गया था, बर्फ की क्षमता से धन्य मुट्ठी के साथ, जिससे कंधा तुरंत फट गया। कठोर गाओ शुओ की गुस्से वाली आवाज हॉल में फट गई। मुझे नहीं लगता कि लाइट बेस के चौथे बल की कोई जरूरत है, इसलिए चलो आज ही विघटित हो जाते हैं। आसपास के लोगों ने दोनों को लड़ते देखा और जल्दी से पीछे हट गए।
एंजेलो ने हैरान सिर से उसके हाथों को देखा। बॉस वाकई अजीब था। हालांकि बॉस खुद को बचाने के लिए उसके सामने खुद को रोक लेता था, लेकिन वह उससे बेहतर नहीं था। क्या तुम कमज़ोर हो? मुझे पता है कि अगर तुम हर जगह परेशानी में हो तो भाई शुओ दूसरों के साथ कैसे संघर्ष कर सकता है। लिन किंग, जो नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, ने एंजेलो के पास दुर्भावनापूर्ण ढंग से कहा। पूरी प्रक्रिया के दौरान लिन किंग के बगल में बैठे सन यांग को अंदरूनी चोटें आईं। इस तरह के लोग नशे में थे और मुझे शांत महसूस हुआ। ये खट्टा था। मैं अचानक जानना चाहता था कि एंजेलो सिर्फ एक हाथ में तीसरे क्रम की क्षमता गिरा सकता है। अभिव्यक्ति जानने के बाद ये बिल्कुल सुंदर है, इसके लिए तत्पर हैं। गाओ शुओ ने अब अपने हाथ नहीं रखे और उसकी ऊर्जा चरम पर चढ़ गई। एक पल के लिए जमीन पर बर्फ सीधे वांग लैंग की दिशा में फैल गई। उसी समय हवा में अनगिनत बर्फ के शंकु दिखाई दिए, जो तेज सीटी की आवाज के साथ टूट गए। एक लौ बर्फ के शंकु से टकरा गई। गाओ शुओ के पैर जमीन पर गिर गए और तुरंत ही जमीन से अनगिनत बर्फ के टुकड़े बाहर निकलने लगे। वांग लैंग आगे पीछे कदम बढ़ाता रहा और कई चक्कर लगाने के बाद वह हॉल के बाहर गिर गया। बर्फ से जमा हुआ चाकू धीरे धीरे उसके हाथों पर दिखाई दिया और ठंडे स्वर में कहा, "ये पता चला है कि आप भी चौथे क्रम के हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना पागल है। ठीक है, इससे पहले कि तुम बेस छोड़ो, मैं चौथे क्रम में पहुंच जाऊंगा।" वांग लैंग उदास होकर मुस्कुराया। चौथे क्रम की तरह ही मैं तुमसे पहले आगे हूं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम निश्चित रूप से यहाँ मरने के लिए नहीं आए हो। ये कहते हुए गाओ शुओ की ओर बढ़ा। उसका हाथ एक बड़ी लौ से बाहर निकल गया। तो फिर देखते हैं कौन मर रहा है। गाओ शुओ ने अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ में बर्फ की तलवार हवा में लहराई और उड़ती हुई लौ को हल्के से दो हिस्सों में बदल दिया। उसके पैर अपंग थे, मानो वह स्वस्थ हो। तेंदुआ आगे बढ़ रहा था और एक तलवार ने वांग लैंग की छाती पर वार किया। वांग लैंग तेजी से पीछे हट गया। उसके हाथ शून्य में दो अग्नि ड्रैगन छिड़के। विशाल अग्नि ड्रैगन फड़फड़ाए, मंडराते हुए गाओ शुओ की ओर अग्नि सांपों को थूकते हुए। गाओ शुओ ने अचानक हल्के नीले रंग की एक परत को कवर किया। रंगीन बर्फ बच नहीं पाई और सीधे अग्नि ड्रैगन से गुजर गई। सभी ने मूल रूप से सोचा था कि गाओ शुओ और भी अधिक शक्तिशाली बर्फ आधारित क्षमताएं बनाएगा। कौन जानता था कि वह इतनी आसानी से आग की लपटों से गुजर सकता है। यह विश्वास करना कठिन था। इसलिए ऐसा लग रहा था कि गाओ शुओ का बर्फ आधारित क्षमताओं पर नियंत्रण स्पष्ट रूप से वांग लैंग की आग क्षमताओं से अधिक शक्तिशाली था। वांग लैंग भी जम गया और फिर वो बस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। गाओ शुओ की बर्फ की तलवार उसके सामने छुरा घोंप चुकी थी। उसके हाथों पर अचानक ज्वाला की एक परत दिखाई दी और उसने बर्फ की तलवार पर इसे जोर से थपथपाया। बर्फ की तलवार को सीधे अपने हाथों में पकड़ लिया। हालांकि गाओ शुओ ने इस समय सीधे तलवार को छोड़ दिया और इसे वांग लैंग के शरीर पर थपथपाया। जब इस हथेली की तस्वीर ली गई तो उसके हाथ पर एक गहरे हरे रंग की रोशनी दिखाई दी और चमक उठी। जब वह पीछे हटा तो वांग लैंग को केवल यह महसूस हुआ कि कुछ शरीर में घुस गया है, लेकिन वह यह नहीं कह सका कि यह क्या था और बोलने वाला था। अचानक मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर धीमा हो रहा है और यहाँ तक कि मेरी धारणा भी थोड़ी गलत है। वांग लैंग का चेहरा बहुत बदल गया और उसके शरीर में एक ज्वलंत ज्वाला फूट पड़ी। उसने उसे चारों ओर से घेर लिया। गाओ शुओ को बुरी तरह से चाकू मारा और उसका दिल अचानक ठंडा हो गया और एक बर्फ की तलवार उसके दिल में घुस गई। आप ऐसा कैसे हो सकता है? वांग लैंग की आवाज़ उसके गले में अटक गई, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। क्या हो रहा है? दर्शकों ने देखा कि उनकी आंखें चौड़ी हो गई हैं। मूल रूप से उन्होंने चौथे क्रम की क्षमताओं को बहुत रुचि के साथ देखा। चौथे क्रम के बाद उन्हें पिछले 3 स्तरों से बहुत अलग महसूस हुआ। वह मर गया। लड़ाई जटिल थी, ये कहना मुश्किल है। वास्तव में इसमें 2 मिनट से भी कम समय लगा और पैंट उतर गई। बस ये दिखाओ। रुको, वांग लांग मर चुका है। एक चौथे क्रम की क्षमता पैदा हुई और अचानक मर गई। जिस क्षण गाओ शुओ ने गोली चलाई, उसने सीधे चौथे क्रम की क्षमता को मार डाला और लोगों के एक बड़े समूह को चौंका दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़ाई के समान स्तर पर गाओ शुओ ने वास्तव में बिना किसी चोट के प्रतिद्वंद्वी को सीधे कुचल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वह बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके थे। वांग लैंग शेखी बघार रहा था। चौथा चरण लटकाना इतना आसान होगा? घटनास्थल पर मौजूद कुछ ही लोगों ने देखा कि वांग लैंग को घातक झटका गाओ शुओ के हाथ से निकली हरी रोशनी थी। ये गाओ शुओ की दूसरी शक्ति है। अब तक गाओ शुओ की दूसरी शक्ति बहुत रहस्यमय है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह क्या है, लेकिन इस शॉट से जो दृश्य चोट पहुंचाता है वो इस दूसरी शक्ति को दर्शाता है। कितना अद्भुत है! फायर मर्सिनरी रेजिमेंट से भोज में आए लोगों ने देखा कि उनके मालिक को गाओ शुओ ने मार दिया था और उनका दिल भयभीत और क्रोधित था। कुछ दिल वाले लोग थे जो मारना चाहते थे, लेकिन वे गाओ शुओ की क्षमता से डरते थे। अंत में कुछ लोग आगे बढ़े और वांग लैंग के शरीर को ले गए। कुछ भी न देखने के बाद दर्शक धीरे धीरे तितर बितर हो गए और वे तुरंत कुछ घंटों के लिए चले गए और सोचते रहे कि यह कैसे करना है, चीजों में लाभ प्राप्त करें। ज्वाला भाड़े के समूह के पास कोई प्रमुख नहीं है और भेदभाव अपरिहार्य है।
नवविकसित बलों में हमेशा कई नुकसान होते हैं। भाई शुओ, आपको कोई चोट तो नहीं लगी है? लिन किंग भीड़ से दूर हो गया और चिंता से देखने लगा, और यहाँ तक कि वह हाथ बढ़ाकर यह भी देखना चाहता था कि गाओ शुओ को कोई चोट तो नहीं लगी है। मैं ठीक हूँ। गाओ शुओ ने भौहें सिकोड़ी और लिन किंग का बढ़ा हुआ हाथ उठाया। उसने इस व्यक्ति को कब अपने करीब होने का भ्रम दिया। वह हमेशा जब भी मौका मिलता उससे चिपकना चाहता था, लेकिन यह उस तरह का नहीं था। ये देखकर कि उसके मालिक ने खेलना समाप्त कर दिया है, एंजेलो ने चुपचाप सिर हिलाया। बॉस की ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थी। जब वे पहली बार मिले थे, धीरे धीरे चले, एक दूसरे को देखा और हाथ बढ़ाया। खुली हथेली में चुपचाप लाल बैग में एक पल कैंडी रखी। यह वह किस्म है जो युवा लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। आमतौर पर एक डिब्बे में सिर्फ आखिरी कैंडी बची होती है। युवा लोग हमेशा इसे रखना और बाद में खाना पसंद करते हैं। गाओ शुओ ने पल कैंडी को देखा और अपने स्वर में थोड़ी खुशी के साथ पूछा, यह मेरे लिए है? हाँ, एंजिलू ने सिर हिलाया। यह इनाम है। यह बहुत अजीब है। देखने वालों को शायद इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन गाओ शुओ ने तुरंत इसे समझ लिया, क्योंकि युवक की अडिग काली आंखों में प्रशंसा की झलक दिखाई दी और ऐसा लग रहा था कि इससे उसकी ताकत बढ़ रही है। मुझे खुशी है कि इस पहचान ने गाओ शुओ को थोड़ा रोने पर मजबूर कर दिया। उसने फल कैंडी उठाई, बाहरी चीनी की परत को हटाया और चीनी को सीधे युवक के मुंह में ठूंस दिया। उसकी उंगलियां बिना किसी राय के नरम लाल होठों पर फिरीं और उसने उसे हल्के से घुमाया और फिर युवक को धीरे से थपथपाया। धीरे से बोला, इसे खुद खा लो, मैं पीना पसंद करता हूँ। शराब। एंजेलू को भोज में दिखाई देने वाला लाल तरल पदार्थ याद आया और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ये स्वादिष्ट नहीं है, ये कसला है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं बाद में आपके लिए सामग्री एकत्र करूंगा। अगर कोई भी बगल में नहीं था तो लिन किंग के फेफड़े फटने वाले थे। उसने अपने होठों को दबाया और बोलने के लिए अपना मुंह खोला, फिर उसे यूकुन ने खींच लिया। नाम एक साथ पीना था। लिन किंग मूल रूप से नहीं जाना चाहता था, वह गाओ शुओ की अनुकूलता को भी ब्रश करना चाहता था। वैसे ब्लैक एंजेलर इस संभावित प्रतिद्वंद्वी। ये स्पष्ट है कि एंजेलो टैंगलोंग क्लब और फैंग लिक्सुआन से संबंधित है। गाओ शुओ उसकी प्रतिभा है। ऐसा क्यों होता है? क्या गाओ शुओ को लिन किंग बहुत पसंद नहीं है? कथानक में समस्या कहाँ है? दुर्भाग्य से भगवान ने उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इस तरह की बात के बाद भोज में कुछ लोग पहले ही चले गए हैं, लेकिन उनमें से अभी भी एक बड़ा हिस्सा है जो गाओ शूताओं के करीब रहना जारी रखना चाहता है। वे सभी शराब के गिलास लेकर आगे बढ़ते हैं और गाओ शुओ से लगन से बात करते हैं। एंजेलो को देखे प्याले में खून की लाल शराब ने काली बिल्ली की पुतली में अनगिनत जिज्ञासाएं और शंकाएं जगा दी। उसने अपना सिर एक हाथ से थाम रखा था, आधा टेबल पर लेटा हुआ था। उसकी बिल्ली की आंखें गोल थीं और उसने देखा कि उसके आसपास के सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके पी रहे थे, पीने के बाद आनंद की नज़र से, और वह इसे फिर से आजमाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने गिलास उठाया, थोड़ा झुका, पहले थोड़ी जीभ बाहर निकालकर चाटा, फिर मुंह चाटा, आंखें झपकाईं। उसे समझ में नहीं आया। जाहिर तौर पर कड़वा कड़वा और कसला। ये लोग इतना पीना क्यों पसंद करते हैं? ऐसा अवश्य है कि वह गलत तरीके से शराब पी रहा है। एंजेलो ने कप लिया। इस बार उसने एक बड़ा घूंट लिया और अचानक दंग रह गया। गाओ शुओ ने पीछे मुड़कर देखा और युवक की आंखों में आंसू देखे, मुस्कुराया, युवक के सामने शराब ली और उसे फिर से दिया। उसने गर्म दूध का एक कप बदला जो उसने विशेष रूप से युवक के लिए लाया था, और युवक से कहा, यह तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त है, इसे आजमाओ। एंजेलू ने कप उठाया और सूंघा। मीठा स्वाद वैसा ही था जैसा उसने खाया हुआ फ्रूट कैंडी का था, इसलिए उसने एक घूंट लेने की कोशिश की। मीठा स्वाद तुरंत उसकी जीभ की नोक से स्वाद कलियों में समा गया। काली आंखें चमक उठीं और वह तुरंत संतुष्ट हो गया। एक बड़ा घूंट लेकर पी लो। इस समय हॉल के प्रवेश द्वार पर कुछ लोग फिर से चले आए। वे सभी मास्टर लग रहे थे। चांद की तरह आर्च गार्ड पहने फीजिंग अंदर आया और चला गया। यह एक पतला युवक था जो एक टाइट फिटिंग लंबी पतलून पहने हुए था और एक अच्छी जैकेट में लिपटा हुआ था। वह बहुत खास लग रहा था। उसकी आंखों में समग्र नियंत्रण की भावना थी। लोगों को देखते समय उसकी आंखें बहुत सटीक होती हैं। उसने लॉबी में थोड़ा सा नजर डाली। जब उसकी आंखें रुकी तो उसने जिन लोगों को देखा वे सभी सबसे अच्छे थे। वो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो हॉल में प्रवेश करता है, उसने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया, एक सुंदर परिदृश्य की तरह, लेकिन उस पर गोली चलाने वाले अनगिनत शॉट्स के सामने वो भौचक्का रह गया, जैसे कि वो दूसरों को बहुत पसंद नहीं करता था इस तरह से खुद को देखो। उसने वेटर द्वारा लाया गया शराब का एक गिलास लिया और युवक अपने लंबे पैरों के साथ उस स्थान पर चला गया जहां गाओ शुओ था, और गाओ शुओ से कहा, ये गाओ का सिर है, मैंने आपका नाम सुना है, आज इसे देखना दुर्लभ है, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं दोस्त बना सकता हूँ। क्या आप हैं? गाओ शुओ ने इन लोगों को देखा जब वे अंदर आए। अगर उसे सही से याद है तो ये लोग लंबे समय से बेस में नहीं हैं।
5 महीने से भी कम समय से, और वे टैंगलोंगहुई लोग हैं। यह उज्ज्वल बेस वास्तव में नहीं जानता है कि टैंगलोंग लेंग ये के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा, और उसकी नज़र डांस फ्लो पर खेल रहे ऊंचे फैंग लिक्सुआन पर चली गई। लेकिन दूसरे पक्ष को यह दृश्य नहीं मिला, और इसका ख्याल रखने का कोई इरादा नहीं था। मेरा नाम लुओ यी है और मैं लुओ निंग का भाई हूँ। ओह! ये सुनकर शराब पी रहे सन यांग ने तुरंत शराब का घूंट लिया और लगभग उसे एंजेलो के चेहरे पर छिड़क दिया। सौभाग्य से एंजेलो ने तुरंत जवाब दिया, सीधे डिश ली और उसे उसके चेहरे पर ढक दिया। रेड वाइन उसके चेहरे पर वापस छिड़की गई, लेकिन सन यांग, जो बिल्कुल तलना चाहता था, ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपना सिर लुओ यी को देखने के लिए घुमाया और उसकी आंखों में भाव एक दुर्लभ वस्तु को देखने जैसा लग रहा था। मुझे याद है कि आप टैंगलोंग से हैं और मेरे साथ दोस्ती करना अनुचित लगता है, गाओ शुओ ने शांत और स्थिर भाव से कहा। जहां मैंने आपके बारे में सुना है, भाई गाओ, दुनिया के अंत से पहले मैंने हमेशा एक व्यक्ति के रूप में आपकी प्रशंसा की है, लेकिन मुझे आपको जानने का कोई मौका नहीं मिला है। लेकिन दुनिया के अंत के बाद आपके साथ रहना मेरी खुशी है। इसके अलावा ये कहने में मुझे खुशी है कि जो चीज़ आपको दोस्त बनाती है वो माई लुओ यी है, तेंगलोंगहुई नहीं है। भाई गाओ, क्या आप अनिच्छुक नहीं होंगे? फैंग लिक्सुआन, तुम्हारे परिवार में किसी ने तुम्हारे सामने ही नौकरी बदल ली है। क्या तुम वाकई अच्छे हो? सन यांग ने डांस फ्लो पर अपनी नज़रें फैंग लिक्सुआन पर घुमाई। केवल लिन किंग का चेहरा बदबूदार था और उसकी आंखें अजीब थीं। दूध पीने के बाद एंजेलू की आंखें चमक उठीं और काली आंखें खुशी से चमक उठीं। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे की आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। उसने अपना सिर घुमाया और उस व्यक्ति की ओर देखा। आकर्षक युवक ने भी सहयोग से एंजेलो को देखा। दोनों की आंखें विपरीत थीं और दोनों तरफ निराशा थी। एंजेलो को लगा कि यह व्यक्ति थोड़ा परिचित लग रहा है। स्मृति में देखो, लेकिन ये स्मृति अव्यवस्थित है। युवक को लगा कि पूरा व्यक्ति अच्छा नहीं है। उसकी आंखें बड़ी और अविश्वसनीय थीं। उसने अपनी उंगलियां एंजेलो की ओर हिलाईं और उसकी आवाज़ बंद हो गई। एंजेलो, तुम अभी भी जीवित क्यों हो? आप कौन हैं? एंजेलो ने अपना सिर झुकाया। उसकी काली आंखों में संदेह की एक चमक चमक उठी। स्मृति इतनी अव्यवस्थित थी, इसे संपीड़ित करने के लिए कोने में लात मारना इतना मुश्किल था। या इसे स्थानांतरित न करें या फिर सिर का इंतजार करें, इससे दर्द होता है। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और इस दुनिया के एंजेलू से भी संपर्क किया है। मैं उसकी वर्तमान स्थिति को मुश्किल से समझ सकता हूँ। ऐसा लगता है कि वह गलती से उस ज़ॉम्बी के साथ मिल गया है। उसने ज़ॉम्बी के जहर को हल करने के लिए बॉस के बच्चे का भी इस्तेमाल किया। इस पहचान के साथ एंजेलू ने अपने हाथ से कांपते हुए उस युवक को एक हल्की मुस्कान भी दिखाई। क्या तुम मुझे जानते हो? एंजेलो के शब्दों को सुनने के बाद लुओ यी ने अपने शरीर को हिलाया। उसने एंजेलो को संदेह से देखा। उसकी आंखें फड़क उठीं। उसकी भावनाएं बहुत जटिल थीं और वह आश्चर्यचकित और भयभीत था, और वह बेहद भयभीत था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पल में ढह गया। ये तुरंत गायब हो गया और यहाँ तक कि हत्या के इरादे की एक छोटी राशि भी फट गई। हालांकि उसने जल्द ही इसे कवर कर लिया। वह बैठा था और एक ज़ॉम्बी और किसी को मार डाला। इस पल का भावनात्मक रिसाव सभी को पता चल गया। मानो कुछ निर्धारित करने के लिए लुओ यी ने अपने होंठ हिलाए और सावधानी से पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है? मैं तुम्हें क्यों याद रखूं? एंजेलू ने पूछा, अपने सामने खड़े आदमी के चेहरे पर हत्या का भाव महसूस करते हुए। एंजेलू ने उसे थोड़ा और ध्यान दिया और ऊपर नीचे देखा। उसकी अडिग आंखों में कुछ था, तो थोड़ी सी अवमानना, इतना कमजोर अस्तित्व, उसे मार डालने की चाहत भी बहुत ज्यादा प्रबल है। एंजेलो की दुनिया में केवल 2 तरह के लोग हैं, जिन्हें मार दिया जाना चाहिए और जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। बाकी लोग राहगीर हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, हत्या के अस्तित्व के लिए वह कभी भी नर्म नहीं होगा। संरक्षित लोगों के लिए वह भी निश्चित रूप से उसकी अच्छी देखभाल करेगा, और उसके सामने वाले व्यक्ति को ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बहुत कमजोर है और वह इसे मालिक पर छोड़ देगा। जब गाओ शुओ ने एंजेलो को मारने का इरादा जाहिर किया तो उसकी हथेली पर पहले से ही सफ़ेद गैस का निशान था। अगर उसे एंजेलो के विचार पता होते तो शायद वह ऐसा करता। एंजेलो का ध्यान अब लुओ यी पर नहीं था। उसने सन यांग की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। कंप्यूटर मेरे लिए है। बेशक, जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं कुछ दिलचस्प काम करने की तलाश में रहता हूँ। मैंने सोचा था कि तुम इतना कुछ खाने के बाद भी इतना कुछ खा सकते हो। सन यांग ने कंप्यूटर को कमरे से बाहर निकाला और कुशलता से चीनी का एक पैकेट निकाला और उसे मेज पर रख दिया। पहले इसे अपने लिए तैयार कर लो, नहीं तो तुम बाद में फिर से मेरे पास आओगे। एंजेलू सन यांग के छोटे भाई से बहुत संतुष्ट था, जिसने उसकी देखभाल की। उसने उदारता से चीनी का एक टुकड़ा निकाला और अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए उसे आधा करके सन यांग को दे दिया। बेशक, वह बाकी पलों के लिए मुस्कुराता रहा। आपको ये जानना होगा कि गाओ शुओ, एंजेलो भी उसे केवल चीनी का एक टुकड़ा ही देगा। सुन यांग, जो चीनी के आधे टुकड़े का मालिक है, सोचता है कि उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। एंजेलो की अवमानना और उपेक्षा का सामना करते हुए लुओ यी नाराज नहीं था, बल्कि उसे थोड़ी राहत मिली।
उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह कैसे नहीं समझ पाया कि एंजेलो क्यों नहीं मरी। ये स्पष्ट था कि एंजेलो को शुरुआत में मेंग शिन ने ज़ॉम्बी में धकेल दिया था। वे सभी मौजूद थे और स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि एंजेलो को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। भले ही वे भाग्यशाली न हों, वे केवल ज़ॉम्बी बनेंगे। वे फिर भी कैसे अच्छी तरह से जी सकते हैं? क्या एंजेलो में कोई रोमांच है? इस अनुभूति ने लुओ यी के दिल को स्वाद और घबराहट से भर दिया। उसने फिर से पूछने की कोशिश की, एंजेला, क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं है? हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे और एक कंपनी में काम करते थे। मैं तुम्हारे साथ हमेशा एक अच्छा रिश्ता रखता हूँ। एंजेलो स्पाइडर सॉलिटेयर खेलने में इतना व्यस्त था कि उसे लुओ यी के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। यह एक नया गेम है जो उसने कंप्यूटर पर पाया है। कंप्यूटर वाकई एक अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं। एंजेलो, हम आखिरी दिनों की शुरुआत में एक साथ थे, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है? लुओ यी ने फिर से अनिश्चित रूप से पूछा। उसे ये पता लगाना होगा, क्या दूसरे पक्ष को वास्तव में उसे याद नहीं है, या वह बस कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि आगे क्या हुआ। मेरी स्मृति राहगीरों की छोटी भूमिका को नहीं सौंपी जाएगी। एग्जिलो ने अपनी नज़र गाओ शुओ पर ले जाकर अपनी ठोड़ी और बॉस को ऊपर उठाया। आपने ऐसे छोटे चरित्र को क्यों नहीं मारा, या आधे मरे हुए एक मक्खी की तरह क्यों नहीं मर गए? क्या यह आदमी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है? जो व्यक्ति लुओ यी के बगल में खड़ा था, वो अंततः मदद नहीं कर सका। एंजेलो ऊपर चिल्लाया। लुओ यी ने जल्दी से अपने आसपास के लोगों को खींच लिया, उससे हस्तक्षेप न करने की भीख मांगी। एंजेलो का अर्थ प्राप्त करने के बाद गाओ शुओ ने परिश्रम कबूल किया, और ठंडी आवाज ने कई लोगों को अभी भी बात करना बंद कर दिया। चूंकि जियाओलो ने कहा कि मुझे आपको याद नहीं है, कुछ लोग क्यों उलझे हुए हैं? मेरी ठंडी रात के भाड़े के सैनिकों को दिलचस्पी नहीं होगी टैमरॉन के लोगों के साथ दोस्ती करें। लुओ यी का चेहरा हरा और सफ़ेद था। वह जल्दी से घूम गया और कुछ लोगों के साथ हॉल से बाहर निकल गया, और यहाँ तक कि थोड़ा सा भाग जाने का भी मतलब था। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। लुओ यी, तुम घबरा नहीं सकते, तुम्हें शांत होना चाहिए और इसका विश्लेषण करना चाहिए। शायद तुम कोई रास्ता सोच सको। एंजेलो जीवित था और कोल्ड नाइट मर्सिनरी कोर में शामिल हो गया था। यह अफवाह थी कि गाओ शुओ एक ऐसे युवक को वापस लाया जिसमें कोई योग्यता नहीं थी। यह वही होना चाहिए। याद रखें कि उस समय उनका सामना ज़ॉम्बी से हुआ था। संकट के समय मेंग शिन को बचाने के लिए एंजेलो को ज़ॉम्बी में धकेल दिया गया था। यहाँ, हालांकि उसे इस मामले में थोड़ा धक्का लगा था, एंजेलो को ये पता नहीं था, केवल ये सोचकर कि मेंग शिन ने उसे धोखा दिया है। बीच की उंगली पर अंगूठी को पकड़ते हुए, मुझे लगा कि यह अभी भी मेरी उंगली पर है, और लुओ यी को थोड़ी राहत महसूस हुई। यह मूल रूप से एंजेलो का था, इसमें जगह थी और इसने उसे वज्र की क्षमता भी दी, लेकिन यह मामला वह जानता है, लेकिन एंजेलो को नहीं पता। इसलिए उनकी नफरत बहुत बड़ी नहीं है। अधिक से अधिक उन्होंने उसे मरते हुए देखा, और शायद वे उसे याद न करें अगर उन्हें ये याद है। नहीं, तुम ऐसा नहीं सोच सकते। लुओ यी ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसने ये साफ देखा। आखिरी दिनों के अंत में उसे एंजेलो ने मार डाला। दूसरी पार्टी है एंजेलो। प्रतिभाएं असाधारण हैं। वे अंतिम दिनों की शुरुआत में युद्ध कौशल से प्रथम श्रेणी के ज़ॉम्बी को मार सकते हैं। वे दूसरी पार्टी को बढ़ने का मौका नहीं दे सकते। एक बार जब दूसरी पार्टी बड़ी हो जाएगी तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। वे एंजेलो में ही होंगे। इससे पहले कि उन्हें याद आए, उन्होंने एक दूसरे को मारने की कोशिश की। ये ठीक है, डरो मत, वह शीर्ष 10 मास्टर्स में से एक नहीं है जिसने आपको मार डाला। आप चिकन के बिना एक कमजोर व्यक्ति नहीं हैं। घबराओ मत, आप फिर से पैदा हुए व्यक्ति हैं। भविष्य की दिशा जानते हैं कि कहाँ अच्छी चीजें हैं, और यह भी जानते हैं कि भविष्य में कौन से मजबूत लोग होंगे। जब तक आप उन्हें गुस्सा नहीं दिलाते, अच्छा बनाने की कोशिश करें। हालांकि गाओ शुओ भी शीर्ष 10 में से एक है, लेकिन वह केवल एक व्यक्ति है। वे किससे डरते हैं? लुओ यी को नहीं पता था कि उसने ये तस्वीरें क्यों देखी। अंतिम दिनों की शुरुआत से कुछ दिन पहले उसने सीधे भविष्य की तस्वीरें देखी और पाया कि ये दुनिया के अंत तक पहुंचने वाला था। उसने सोचा कि उसे कोई समस्या है, और उसे अभी भी संदेह था कि उसके पास अभी भी कुछ खाना है। एक दिन कंपनी में जब उसने एंजेलो को एक व्यापारिक यात्रा से वापस देखा तो वह डर गया और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। जब उसने एंजेलो को देखा तो उसके दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें आईं, जिसमें वह दृश्य भी शामिल था जहां उसे एंजेलो ने मार डाला था। इसलिए जबकि एंजेलो ने ध्यान नहीं दिया, उसने चुपके से कार्यालय में दूसरे पक्ष की अंगूठी ले ली। उसे वह मिल गया जिसका उसने सपना देखा था, और जब दुनिया का अंत वास्तव में आया तो उसने सपने में चित्र पर पूरी तरह से विश्वास किया। और फिर जब तीनों सड़क पर चले गए तो डिज़ाइन ने एंजेलो को मार डाला। भय और अपराध बोध के बावजूद जब यह विचार आया कि दूसरा पक्ष अंततः आत्महत्या कर लेगा, तो अपराध बोध बिना किसी निशान के गायब हो गया। बेस पर रहते हुए उसने और भी तस्वीरें देखी, अपने सौतेले भाई का उत्पीड़न और फैंग लिक्सुआन की हत्या करने की मंशा। इसलिए ये सुनने के बाद कि लुओ निंग को गाओ शुओ ने मार डाला, वह दुखी नहीं था बल्कि खुश था। हालांकि यह घटना सपने से कुछ अलग है, वैसे भी दूसरा पक्ष मर चुका है।
उसे अच्छी तरह से जीना है, उन अवसरों को ढूंढना है और उस बिंदु तक बढ़ना है जहां कोई भी मर नहीं सकता है, और फिर फैंग लिक्सुआन और एन जिलों का बदला लेना है। हाँ, बस इतना ही। फैंग लिक्सुआन को उसे मारने का आदेश है, कोई भी उसे मारना नहीं चाहता है। लू यी ने चाहे जो भी हिसाब लगाया हो, एंजेलो को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि वह दुखी था क्योंकि स्पाइडर सॉलिटेयर ने एक गेम खो दिया था। गाओ शुओ ने कंप्यूटर पर दस्तक दी, एंजेलो की सोच को बाधित किया और पूछा, उस लू यी को क्या हुआ? मुझे कैसे पता? क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप जानते हैं? बॉस के चेहरे पर एंजेलो की बीमार नज़र, वह स्मृति उसकी नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह जानता हो। आपने कहाँ देखा कि मैं उसे जानता हूँ? गाओ शुओ को लगा कि वह कभी भी एंजेलो के विचार को समझ नहीं पाएगा, ये कहते हुए कि महिला का दिल समुद्र के नीचे था और इस कंकाल के दिमाग का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। यहाँ एंजेलो ने अपनी आंखों को गंभीरता से इंगित किया, फिर गाओ शुओ को एक गंभीर नज़र से देखा। बॉस के रूप में, क्या ये चीज़ें ही नहीं होनी चाहिए जिन पर आपको विचार करने की ज़रूरत है? मुझे बस एक ठग बनने की ज़रूरत है, या क्या आपको लगता है कि आप उसे हरा नहीं सकते और आपको मेरी गोली की ज़रूरत है? यहाँ के बारे में बात करते हुए एंजेलो तुरंत उछल पड़ी, आंखों में उत्साह भरा हुआ। कब शुरू करना है? मेरे पास अभी पकड़ने का समय है, चाहे वह 8 टुकड़ों को उतारना हो या हड्डियां ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह नहीं है। आपको आधी मौत देने के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप कुछ यातना या कुछ करना चाहते हैं? मैंने कल ही एक किताब पढ़ी जिसमें यातना का ज्ञान है। एंजेलो ने और अधिक उत्साहित होकर कहा, वह अब गढ़ में लोगों को पकड़ने के लिए जाने के लिए उत्सुक थी, और फिर पुस्तक में दी गई चीज़ों को आजमाने के लिए। तुमने कौन सी किताब पढ़ी? गाओ शुओ से रहा नहीं गया और वह पूछ बैठा। मैं इसके बारे में सोचता हूँ, एंजेलो ने कराहते हुए कहा। लगता है कि इसका नाम ऑन द आर्ट ऑफ टॉर्चर है। ये बहुत अच्छा है। भाड़े के सैनिकों की रेजिमेंट में कोई यातनागृह नहीं है, अन्यथा मैं मास्टर बन जाऊंगा। यहाँ तक कि जिंगटांग चच भी आ गया। उसने ढेर सारी किताबें पढ़ी। गाओ शुओ ने एंजेलो को रोका और लू यी को आधी मौत की पार्टी में घसीटने जा रहा था। उसने पलटकर सन यांग को आदेश दिया, वापस जाओ और उन किताबों को जला दो। बोलने के बाद उसने एंजेलो का हाथ खींचा और चला गया। सन यांग ने उसका चेहरा तोड़ दिया। उसने ऐसा करने की हिम्मत कहाँ की? अगर उसने ऐसा किया होता तो उसे एंजेलो द्वारा साफ नहीं किया जाता। उसे शुरुआत में एंजेलो द्वारा लाश में फेंक दिया गया था। नाम व्यायाम की यातना के बाद है। उसने फिर कभी एक दूसरे को भड़काने की हिम्मत नहीं की। घर में वापस लौटने के बाद गाओ शुओ ने तुरंत खुद को बेडरूम में बंद कर लिया। उसने देखा कि उसकी शक्ति उसकी पिछली भावनाओं से थोड़ी अलग थी। क्या बात है, जब से उसने आखिरी बार एंजेलो के अंतरिक्ष में अभ्यास किया था, उसे उस तरह की साधना पद्धति याद आ गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि साधना पद्धति क्या है। हर साधना के बाद, चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों न हो, उसे ताजगी का एहसास होता था। इसलिए उन्होंने हर दिन 1 घंटे का अभ्यास किया, जब तक कि वे वांग लैंग के खिलाफ नहीं लड़े। उन्होंने पाया कि उनकी शक्ति फिर से मजबूत हो गई थी। सुधार का वह स्तर नहीं, लेकिन शरीर में शक्ति की ऊर्जा बहुत दूर थी। औसत चौथे क्रम की क्षमता उससे आगे निकल जाती है, और यहाँ तक कि उसकी गति, प्रतिक्रिया और धारणा भी औसत क्षमता से बेहतर होती है। वांग लैंग के अनुसार वह खुद से पहले आगे बढ़ गया था। अगर वह सिर्फ आगे बढ़ा होता तो यह जरूरी नहीं था कि उस लड़ाई में कौन जीता या हारा। शक्ति में सुधार करने का तरीका वास्तव में आसान नहीं था। फैंग लिक्सुआन ने कुछ कहा, यह सही है। एंजेलो वास्तव में एक खजाना है। जब से वह छोटे कंकाल को जानता था, उसका सौभाग्य निरंतर रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर में ऊर्जा महसूस की। मैंने अपनी हथेली खोली और मेरी हथेली पर एक सफ़ेद धुंध दिखाई दी। फिर एक ठोस बर्फ का टुकड़ा दिखाई दिया। धीरे धीरे ठोस बर्फ बदलने लगी। अनियमित आकार के बर्फ के टुकड़े से धीरे धीरे अस्पष्ट लंबी तलवार का आकार बदल गया। क्षमता चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद वह एक रूप बना सकता है। यह वही है जो उसने बिना किसी राय के पाया। यदि वह अपनी शक्ति को अधिक सटीक रूप से नियंत्रित करना चाहता है, तो वह तलवार पर अपने प्रयासों को विकसित करने और केंद्रित करने के लिए रूप निर्माण का उपयोग कर सकता है। थोड़े से बदलाव के साथ तलवार की मूठ पर पैटर्न धीरे धीरे दिखाई देने लगा। यह एक जटिल और सरल फूल पैटर्न था, और यहाँ तक कि एक फैला हुआ चक्र भी था, जैसे कि एक रत्न। बर्फ की तलवार उठाकर उसे लहराते हुए, वर्तमान में उसकी क्षमता केवल कुछ सरल आकृतियां ही बना सकती है। अकेले मूठ पर पैटर्न बनाने में उसे बहुत काम करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद गाओ शुओ को केवल डिजी महसूस हुआ, जैसे कि उसकी मानसिक शक्ति गंभीर रूप से समाप्त हो गई हो। उसने जल्दी से एक अच्छा काम किया, अपने शरीर में ऊर्जा को समायोजित किया और इधर उधर भागा। ऊर्जा 1 सप्ताह तक चलने के बाद वह रुक गया, और मानसिक शक्ति की भारी भावना तुरंत गायब हो गई, और यहाँ तक कि अभूतपूर्व रूप से आरामदायक। ऐसा लगता है कि उसकी अपनी अटकलें गलत नहीं हैं। ये साधना पद्धति शरीर को संयमित और पुनर्स्थापित कर सकती है। पहलू, इसलिए उसकी शक्ति सामान्य चौथे क्रम की क्षमता से कहीं आगे होगी।
उस दिन को याद करते हुए जब उसे इस तरह का अभ्यास मिला, उसे याद आया कि उसके शरीर पर शक्ति अचानक हिंसक हो गई, जैसे बेकाबू हो, और यहाँ तक कि एक अज्ञात शक्ति उसके शरीर में टूट गई, लगभग उसे फटने के लिए। फिर जब वह एंजेलो के संपर्क में आया तो शक्ति एंजेलो के शरीर में डाल दी गई, और जब वह अंत में अपने शरीर में वापस आया तो यह ऑपरेशन मोड पहले ही शुरू हो चुका था, इसलिए ये संभवतः एंजेलो में शक्ति प्रशिक्षण का तरीका है। मूल रूप से मैं एंजेलो से पूछना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि एंजेलो भी उलझन में है, अगर पूछा जाए तो शायद उसे फिर से तिरस्कृत किया जाएगा। गाओ शुओ ने बस विचार छोड़ दिया। वैसे भी अभ्यास करने में कोई बुराई नहीं है। उसने इस प्रशिक्षण पद्धति को बदलने का फैसला किया। सन यांग, चेंग फेफी और यूकुन को दिया गया ताकि वे भी अच्छी तरह से अभ्यास कर सकें। अगले दिन गाओ शुओ ने उन्हें सन यांग बुलाया और विस्तार से बताया कि वह डॉक्टर रॉकी को खोजने के लिए क्या करने जा रहा है। इस बार मामला बहुत महत्वपूर्ण और अनुचित था। मेटा पॉवर को हटा दिया गया, जिससे बेस में केवल वेई मिनग्यांग और कुछ अन्य लोग ही बचे। हालांकि वेई मिनग्यांग दयालु है, लेकिन उसकी शक्तियां वास्तव में अच्छी हैं। आमतौर पर जब वह शहर में बैठता है तो कुछ नहीं होता। मूल रूप से वह लिन किंग को नहीं ले जाने वाला था, लेकिन लिन किंग इस यात्रा का बहुत उत्साह से इंतजार कर रहा था। गुआंग गुआंग अपनी छुप छुप कर नहीं रह सका। गाओ शुओ ने लोगों को बाहर निकालने का फैसला किया, अन्यथा वो बेस में रहने के लिए निश्चिंत नहीं होता। आपूर्ति की जांच करते समय सन यांग ने जानबूझकर एंजेलो की पसंदीदा मिठाइयों की खोज की और पाया कि बहुत अधिक नहीं बची थी। उसे तुरंत संकट का एहसास हुआ। उसने जानबूझकर गाओ शुओ से इसका जिक्र किया। अगर उसके पास समय होता तो वह वैसे ही अंक जमा कर लेता। मिठाई नहीं तो एंजेलो में मिठाइयों का क्या? गाओ शुओ इस प्रस्ताव से सहमत हैं। बेशक उन्हें डर नहीं है कि एंजेलो पागल हो रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर कोई मिठाई नहीं है तो एंजेलो उसे शांत नज़र से देखेगा। पुराने डालियान के बारे में एक छोटी सी बात, वो अभिव्यक्ति जो नहीं की जा सकती है, वह देखने में बहुत परेशान करने वाली है। एंजेलो ने शुरुआती सूची को घुमाया और उस पर नज़र डाली। जब उसे अपना नाम मिला तो उसने सूची को गिरा दिया और खेलने के लिए बेस से बाहर निकल गया। हालांकि कुछ संदेह और यहाँ तक कि थोड़ा असंतोष भी था। जब उन्होंने गाओ शुओ की वर्तमान ताकत के बारे में सोचा तो उन्होंने नहीं पूछा, इसलिए उन्होंने सच्चाई जानने का मौका गंवा दिया। भोज के बाद तीसरे दिन की सुबह प्रस्थान का समय तय किया गया। लूलिन बहुत सावधान था। उसने किसी को रात पहले एक विस्तृत नक्शा भेजा जिसमें रास्ते में जाने के स्थानों को विस्तार से सूचीबद्ध किया गया था। यह एक पहाड़ी सड़क जंगल है। अंतिम दिनों में जंगल और पहाड़ खुले क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक हैं। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद गाओ शुओ ने उस रात सन यांग को साधना का तरीका सिखाने का फैसला किया। उसने तीनों लोगों को कमरे में बुलाया और फिर साधना का तरीका बताया और उन्हें ऊपर बताए अनुसार इसे आजमाने दिया। चेंग फेफी सफल होने वाली पहली महिला थी। उसे एक महिला के रूप में मत देखो, वह साहसी और सावधान है। उसके पास काम करने का साहस है, यहाँ तक कि अभ्यास ने कई लोगों को कुछ सड़कों से दूर छोड़ दिया है। उसने अपने शरीर में आराम और गर्मी महसूस की। ये बहुत बढ़िया लगता है और मुझे अब अच्छी नींद के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं पूरी रात जागकर गेम खेलने से नहीं डरता। अंदाज़ा मत लगाइए, यह निश्चित रूप से सन यांग ने कहा था। सफल साधना के तुरंत बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया ये याद करने की थी। तो आपके पास अभी भी खेल खेलने के लिए समय है। गाओ शुओ ने नमकीन नज़र से सुन यांग की ओर देखा। एक टिमटिमाती नज़र ने तुरंत सन यांग को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने सिर को खड़खड़ाहट की तरह हिलाते हुए, मैं बस लापरवाही से बात करता हूँ भाई। मैं हर दिन एक मरे हुए कुत्ते की तरह थक जाता हूँ और मैं कभी कभी आराम करना चाहता हूँ। यूकुन अभी भी अपनी आंखें बंद करके जमीन पर बैठा था, अपने शरीर पर ऊर्जा परिवर्तन देख रहा था। चेंग फेफी ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, यह आदमी उन्नत नहीं होने वाला है। गाओ शुओ ने करीब से देखा और सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूकुन ने एक बार अभ्यास किया और उसे आगे बढ़ने में मदद की। शक्ति उन्नति इतनी शक्तिशाली नहीं थी और यह किसी भी भयानक गति का कारण नहीं बनेगी। यूकुन सुनहरा है, वह एक क्षमता है, इसलिए इस समय उसका शरीर धातु की चमक के साथ चमकदार है और उसके कपड़े स्वचालित रूप से धातुयुक्त हैं। इस समय एंजेलो बालकनी पर एक लाउंज कुर्सी पर बैठा था। गाओ शुओ के कमरे में वह कभी भी एक वयस्क की तरह नहीं बदलता था। गाओ शुओ को डर था कि वह इधर उधर भागता हुआ दिखाई देगा, इसलिए बालकनी बंद कर दी गई थी। इसमें पर्दे भी लगे हैं। वे तीनों उन्नत यूकुन के लिए जगह छोड़कर चले गए। वे चुपचाप बालकनी में चले गए और लाउंज कुर्सी पर एक सुनहरा कंकाल पड़ा देखा। खोपड़ी के मुंह में सिगरेट थी, वह जल रही थी और वह अभी भी मंगल पर था। एरलान के पैर पर दस्तक देते हुए उसका दाहिना पंजा चिकनी और नम घुटने की टोपी पर मार रहा था। ये बहुत लयबद्ध था और ध्यान से सुनने के बाद ये कुछ प्रसिद्ध नाबालिग लग रहा था। तीनों को बालकनी में आते देख एक खोपड़ी के पंजे ने उनके मुंह से धुआं हटाया। तीनों को 2 क्लिक किए और फिर उनके सिर घुमा दिए और उनका मनोरंजन करना जारी रखा। एंजेलो में 3 लोग जो इन व्यवहारों से प्रतिरक्षित हैं, वे आश्चर्यजनक नहीं हैं। सन यांग ने देखा कि धुआं निकलने वाला था और उसके कुत्ते की उंगलियां उछल रही थीं।
उसने आग बुझाने के लिए आग बुझाने की प्रणाली का इस्तेमाल किया। तो भाई, आपको यह अजीब साधना पद्धति कहाँ से मिली? ये तो बहुत ही उत्साहवर्धक है। अगर हम सब साधना करें तो हम भविष्य में परलोक विद्या पर हावी हो सकते हैं। आपने लॉन्ग एओटियन के उपन्यासों की दूसरी अवधि नहीं देखी है। अंतिम दिनों में प्रभुत्व और भविष्य पर हावी होने की क्षमता का क्या उपयोग है? चेंग फेफी ने उसे बेरहमी से मारा, लेकिन लड़की ने जो कहा वो सन यांग से अलग नहीं था। गाओ शुओ ने इसके बारे में सोचा और उन्हें छिपाने का फैसला नहीं किया। यह वह दिन है जब छोटी इमारत एक व्यक्ति बन गई और मेरी शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई। मुझे लगता है कि शायद ये छोटी इमारत की खेती का तरीका है। उसके पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली चीज है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना विकृत है कि वह इंसान नहीं है। वह इंसान नहीं, बल्कि एक कंकाल है। सन यांग की इन जुलूओं के प्रति प्रशंसा दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। जियाओलू, लूज, तुम बस हमारे गिरोह के शुभंकर हो। क्लिक क्लिक। एंजेलो, जो पर्दे के बीच से खिड़की से बाहर देख रही थी, ने आखिरकार थोड़ा जवाब दिया और कुछ वापस कहा। दुर्भाग्य से किसी ने नहीं समझा और पाया कि किसी ने परेशान नहीं किया। खोपड़ी सीधे उड़ गई और सन यांग के पेट से टकरा गई। उदास सन यांग विलाप करने लगा। अंग्रेजी बोलो। गाओ शुओ ने शेल्फ पर रखे कपड़ों की ओर इशारा करते हुए एंजेलो के कपाल पर दस्तक दी। एंजेलो को बिना कपड़ों के इंसान बनाने के लिए उसने बहुत प्रयास किए और कंकाल ने कुशलता से ब्लॉक में छेद कर दिया। कपड़े बदल गए और फिर असंतुष्ट होकर कहा, आप बहुत शोर मचा रहे हैं। कंकालों के बारे में सोचकर मुझे परेशान मत करो। जब से मैं आपके कंकाल से मिला हूं, मेरा जीवन अंधकार में हो गया है। सन यांग जमीन पर झुक गया। मदन, खोपड़ी युकुन की मुट्ठी से अधिक कठोर थी। बस उसे थोड़ा सा मारा, यह मर रहा है। एंजेलू ने भौहें सिकोड़ी और अच्छा देखा। उसने उसे बस हल्का सा मारा, इसलिए उसने गंभीरता से कहा, तुम बहुत कमजोर हो। कल बाहर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए विशेष प्रशिक्षण जारी रखूंगा। क्या मैं इसके लिए आवेदन कर सकता हूँ? सुन यांग हताश दिख रहा था। युकुन ने सुचारू रूप से प्रगति की, इसलिए ठंडी रात के भाड़े के रेजिमेंट ने एक और चौथे क्रम की क्षमता जोड़ी। अगले दिन की सुबह सुबह सभी ने सामान पैक किया और एंजेलो के ईंट के हथियार भी बनाए गए। सन यांग ने उन्हें दिया। उसे ईंटों को रखने के लिए एक बैग भी दिया गया, जिसे बस उसकी कमर के चारों ओर बांधा जा सकता था। जब उसे एक हथियार की आवश्यकता होती है तो वह इसे निकाल लेता है और गाओ शुओ मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए कहता है। ज़ोंबी उत्परिवर्ती जानवरों और पौधों को आप अपनी इच्छानुसार खेल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को लापरवाही से नहीं मार सकते। उन्हें दूसरों के सामने खोपड़ी बनने की अनुमति न दें और पसलियों को हथियार के रूप में बाहर न निकालें। गाओ शुओ ने एंजेलो की कमर पर ईंट की ओर इशारा किया। यह आप हैं। भविष्य में आप जो भी हथियार चाहते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। युवक द्वारा इसे फिर से दोहराने के बाद वह युवक को सभी में शामिल होने के लिए बाहर ले गया। एंजेलो ने चुपचाप एक किताब निकाली और ऐसा लग रहा था कि इस बार गाओ शुओ ने जानबूझकर कवर को देखा। सन अजू की युद्ध कला देखने के बाद उसने सोचा कि अगर उसने इसे देखा भी तो ये कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वह परेशान नहीं होगा। समझौता बेस के प्रवेश द्वार पर किया गया था। जब गाओ शुओ गुजरा तो फैंग लिक्सुआन और उनके स्वामी गुजर चुके थे। अप्रत्याशित रूप से लू यी भी उनमें से एक था। ऐसा लगता है कि फैंग लिक्सुआन को इस तरह के स्पष्ट दिमाग का आश्वासन नहीं है। छोटा भाई बेस में ही रहा। फैंग लिक्सुआन कुल 6 लोगों को लेकर आया था, युहेंग वांग सेन के अलावा, जिनसे वे सभी परिचित हैं। गाओ शुओ, 2 खूबसूरत लड़कियां हैं। वे शायद ही कभी सप्ताह के दिनों में बेस पर दिखाई देती हैं। उनमें से एक बहुत शर्मीली है और नियमों का पालन करती है। फैंग लिक्सुआन के बगल में दूसरी एक बहुत प्यारी छोटी लड़की थी जो दिल से मुस्कुरा रही थी। फैंग लिक्सुआन की बाह पकड़ रही थी और बहुत दयालुता से गाओ शुओ की ओर अपने हाथ हिला रही थी। यदि यह अंत समय नहीं है और वे पहाड़ों या पहाड़ों पर लोगों को खोजने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हर कोई लगभग सोचेगा कि ये 2 लड़कियां वास्तव में फैंग लिक्सुआन के प्रेमी हैं। उसे एक दूसरे को गले लगाते हुए और साथ रहने के आशीर्वाद का आनंद लेते हुए देखना, कार्यों को करने के लिए बाहर जाना कहाँ है? टैंग लोगहुई के घातक प्रतिद्वंद्वी के रूप में गाओ शुओ के अन्य स्वामी अभी भी बहुत स्पष्ट हैं। ली की बहन एक शुद्ध शक्ति प्रकार की शक्ति है और दूसरी एक पवन शक्ति है। सन यांग ने विपरीत दिशा में 2 बहनों को ईर्ष्या से देखा और उसके बगल में चेंग फेफी को देखा, फुसफुसाते हुए, सभी महिला प्रतिभाशाली। अन्य परिवार इतने प्यारे क्यों दिखते हैं? मेरे आसपास यह एक महिला टायरानोसॉरस है। भाई शुओ आपके लिए बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं पता कि भाड़े के समूह में और अधिक लड़कियों की भर्ती कैसे करें। चेंग फेफी ने मुस्कुराते हुए सन यांग की तरफ देखा। उसकी मुठियां चटक उठीं। सन यांग ने समझदारी से अपना मुंह बंद किया और एंजेलो से छिप गया। एंजेलो ने किताब से अपना सिर उठाया और सन यांग को हल्के से छुआ। कहा, रुको और मेरे बगल में बैठो, और जब तुम लाश को देखोगे तो तुम सबसे पहले चढ़ोगे। मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? फैंग लिक्सुआन की आंखें बाहर आने के बाद से ही एंजेलो के शरीर से चिपकी हुई हैं। उसकी आंखें अजीब हैं। हालांकि उसकी आंखें गर्म हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रशंसक को घूरने जैसा नहीं है, बल्कि एक जादुई प्राणी है।
आंखें, रुचि के 3 बिंदु, जांच के 3 बिंदु और अवर्णनीयता के 3 बिंदु। बेशक शेष एक बिंदु का उपयोग एंजेला की सुंदरता की सराहना करने के लिए किया जाता है। लोग हमेशा दुनिया की किसी भी खूबसूरत चीज को देखना पसंद करते हैं। जब गाओ शुओ को फेंग लिक्सुआन की नज़र का एहसास हुआ तो उसे लगा जैसे वह उसका अपना बच्चा है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे दूसरे उसे देख रहे हैं। शायद फेंग लिक्सुआन की नज़र बहुत ज़्यादा गर्म थी। एंजेला ने अनिच्छा से उसे थोड़ा ध्यान दिया। बहुत परिचित, उसकी काली आंखों में खुशी की एक चमक चमक उठी। क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? ऐसा कहने के बाद दाहिना हाथ उसकी कमर के चारों ओर ईंटों को छू चुका है। जब तक सामने वाला व्यक्ति हाँ कहता है वह उस व्यक्ति को पटक सकता है। इसे वैध बचाव कहा जाता है। बॉस यह नहीं कह सकता कि वह गलत है। फेंग लिक्सुआन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और दूर देखा। दूर हटो और उसे सहज रूप से बताओ कि अगर वह हाँ कहता है तो परिणाम वह नहीं होंगे जो वह देखना चाहता है। एंजेलू ने निराश होकर ईंट को छूने वाला हाथ वापस ले लिया। यह अफसोस की बात थी। मूल रूप से वह अपने नए हथियार को आजमाना चाहता था और खुद को सांत्वना देने का फैसला किया। एंजेलू ने अपने हाथ सन यांग के लिए खोले, जिन्होंने सचेत रूप से विभिन्न चीजें तैयार की। एंजेलू में मीठा नाश्ता रखा। उन्हें इंतजार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। लूलिन द्वारा भेजे गए लोग भी बेस के गेट पर दिखाई दिए। रहस्यमय चौथे क्रम का प्रेत जियाओ, साथ ही उसके आसपास की प्यारी लड़की लूलिन की बेटी लूकियाना आखिरी भोज में मौजूद थी, बेस के बाहर काम करते हुए। आपको लंबे समय तक प्रतीक्षा करवाने के लिए क्षमा करें। लूकियाना ने गाओ शुओ को देखा कि वे पहले ही आ चुके थे और उदारतापूर्वक उनका अभिवादन करने के लिए बाहर गया। और जब उसने अपनी आंखें एंजेला की ओर घुमाई तो वह जम गया और एंजेला को देखकर दूसरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुझे शायद इस तरह का कार्य करने की उम्मीद नहीं थी। गाओ शुओ ऐसे व्यक्ति को भी सामने लाएगा जो सक्षम नहीं है। हालांकि उसके दिल में बेचैनी का एक निशान है, लेकिन उसने इसे नहीं दिखाया है। जैसा कि मानचित्र पर दिखाया गया है, वहां एक लंबी और चिकनी सड़क है और प्रत्येक परिवार के प्रत्येक अंतरिक्ष कठपुतली ने अंतरिक्ष से 2 विशेष रूप से प्रबलित ऑफ-रोड वाहन निकाले और 6 वाहन तेजी से मैदान पर चले गए। समय समय पर कुछ लाश और उत्परिवर्ती जानवर टीम की ओर भागते हैं, लेकिन इस बार टीम के लोग सभी शक्ति के स्वामी थे। उनमें से अधिकांश टीम के पास आने से पहले ही हल हो गए थे। उनमें से कुछ टीम के पास आने पर विशेष रूप से तेज थे। ये सिर्फ इतना है कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। सुबह में कार केवल 60 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती थी। सड़क के दूसरे हिस्से तक गाड़ी चलाने के बाद सभी लोग बस से उतर गए और आराम करने लगे। लूकियाना ने तुरंत भोजन तैयार करने के लिए अपना हाथ व्यवस्थित किया। यह मनोवैज्ञानिकों के लिए एक साथ कार्य करने के लिए बहुत सुविधाजनक था। पानी से भरा, आग लगाई और फिर शोरबा की खुशबू सूंघी। एंजी लू ने कार से छलांग लगाई, इधर उधर देखा और आखिरकार अपनी नजरें किनारे की घास पर टिका दी। उसने देखा कि वहां घास में कुछ छिपा हुआ लग रहा था। वह उत्सुक था और उसे देखने के लिए चलना चाहता था। अचानक एक अंधेरी छाया छा गई और गति बहुत तेज थी। लूकियाना, जो घास के सबसे करीब थी, ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी। उसके हाथ की एक लहर से अचानक एक विशाल मिट्टी की दीवार जमीन में दिखाई दी। काली छाया मिट्टी की दीवार से टकराई और चीख पड़ी। जमीन पर गिरने से पहले टैंगलोंग की प्यारी लड़की तुरंत उछल पड़ी, अपनी मुट्ठी पटक दी। छोटी मुट्ठी छाया में पटक दी और फिर सीधे जमीन पर जा गिरी। तभी एक जोरदार धमाका सुनकर जमीन पर एक विशाल टीला दिखाई दिया। लड़की हल्के से गड्ढे से बाहर कूद गई। सभी ने नीचे देखा, केवल बेहोशी से वहां से टूटकर चट्टान के ढेर में धुंधली लाश में एक उत्परिवर्ती ज़ोंबी खरगोश के रूप में पहचाना गया था। लूकियाना ने मिट्टी की दीवार को पीछे हटा दिया। उसकी नजरें एंजेला के इर्द गिर्द घूम गईं। सच कहूं तो एंजेला की शक्ल वाकई कई महिलाओं पर फिट बैठती है। गर्ल्स जनरेशन के दिल में प्रिंस चार्मिंग की कल्पना आखिरी दिनों के बाद भी लूकियाना इसे ज्यादा नहीं रोक पाए। एंजेला को देखने के बाद लूकियाना निश्चित रूप से एंजेला को कबूल कर लेगी। अगर उसे नहीं पता था कि एंजेला बिना किसी योग्यता के एक साधारण व्यक्ति है, उसने अपने दिल में आह भरी। प्रिंस चार्मिंग जैसे इस व्यक्ति में कोई क्षमता क्यों नहीं है? सभी के अनुसार ये गाओ शुओ का बिस्तर साथी है जो बस असहनीय है। कितना क्रूर! सन यांग ने अपने छोटे से दिल को छू लिया। जाहिर तौर पर प्यारा। वह 1 सेकंड में एक लोमड़ी कैसे बन सकता है? जैसे ही उसने गोली मारी, क्या लड़ना सुरुचिपूर्ण और प्यारा नहीं होना चाहिए? लिन किंग इस बार ज्यादा ईमानदार निकली, लेकिन वह हर समय गाओ शुओ पर नहीं टिकी। इसके बजाय वह टीम का बहुत बेसब्री से इंतजार करती हुई उसका पीछा करती रही। वह कुछ अच्छा सोचती हुई नजर आती थी और हमेशा उत्साहित रहती थी। थोड़ी चिंता और गुस्सा भी था। लू यी ने एंजेलो को नहीं देखा। उसने कहा कि उसने मेंग शिन को नहीं रहने दिया, सिर्फ इसलिए कि वह मेंग शिन की बुरी चीजों से डरता था। लेकिन एंजेलो के बेस से बाहर निकलने की घटना ने उसे बहुत भयभीत कर दिया, और यहाँ तक कि कुछ बेचैन लोगों के पास कोई शक्ति नहीं थी। एंजेलो ने पावर टीम के साथ बाहर जाने की हिम्मत करने के बाद क्या वास्तव में उसके पास कोई रोमांच था? इतना निडर, उसने विश्वास नहीं किया कि बेस के लोग क्या कहते हैं। जब कार फिर से सड़क पर थी तो एंजेलो को अचानक लगा कि उसके शरीर में ऊर्जा उत्तेजित हो गई है, मानो टूटकर बाहर आ रही हो, और यहाँ तक कि उसके शरीर पर एक हल्की सुनहरी रोशनी भी दिखाई दी।
सौभाग्य से जिस कार में वे बैठे थे वह पीछे की तरफ थी, इसलिए किसी को नहीं पता चला कि गाओ शुओ ने तुरंत कार में एक बर्फ के क्रिस्टल का जादू चलाया, जिससे एंजेलो की विचित्रता अवरुद्ध हो गई। कहीं ऐसा न हो कि वह अचानक कंकाल बन जाए और किसी की नज़र में आ जाए। मुझे एक क्रिस्टल नाभिक दे दो, एंजेलो ने सुन यांग से कहा। ओह, सन यांग ने अंतरिक्ष में तीसरे क्रम के क्रिस्टल नाभिक को बाहर निकाला और उन्हें एंजेलो के पैरों पर ढेर कर दिया। जब जिंगुआंग सबसे चमकीला था तो एंजेलो की आकृति विकृत हो गई थी और उसके शरीर पर कपड़े टूट गए थे। जिन कैनकन की खोपड़ी की पवित्र रोशनी उसके पूरे शरीर पर चमक रही थी, जिससे दर्शक पूजा करने की इच्छा को सहन नहीं कर पा रहे थे। उस रोशनी से रोशन होने से ही लोगों को बेहद सहज महसूस हुआ। बर्फ से अवरुद्ध होने पर भी चालक की सीट पर यूकुन सुनहरी रोशनी की खासियत को महसूस कर सकता है, और जब कुछ छिटपुट लाश गाओ शुओ पर हमला करना चाहती थी तो उन्हें कुछ भयानक चीजें मिली, अपने पैरों को तितर बितर कर दिया और भाग गए। जिनगुआंग ने एंजेलो के पैर में क्रिस्टल नाभिक को लपेटा, जैसे कि कोई अदृश्य बड़ा हाथ उन्हें पकड़े हुए था। वे एंजेलो के चारों ओर घूमते रहे। जिनगुआंग में अधिक से अधिक क्रिस्टल नाभिक पाउडर में बदल गए और जमीन पर क्रिस्टल सभी परमाणु थोड़ी देर बाद गायब हो गए, और गाओ शुओ ने जल्दी से सन यांग से कुछ और जोड़ने के लिए कहा। लंबे समय के बाद खोपड़ी के फ्रेम पर सुनहरा प्रकाश अंततः फीका पड़ गया और धीरे धीरे फैल गया। गाओ शुओ और सन यांग ने उनके सामने खोपड़ी के फ्रेम को देखा और मूल जिन कैनकन की खोपड़ी का फ्रेम उसमें बदल गया।